अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू। सबसे ये है कि मैम किरण के फादर का बहुत ज्यादा अफसोस हुआ, बहुत दुख हुआ है, बहुत बड़ा लॉस है उनकी लाइफ का। सब लोग आ जाते हैं तो हम दुआ का जो है ना उनके फादर के लिए दुआ स्टार्ट कराएंगे जब सारी क्लास जो है कर लेते हैं, देन स्टार्ट कराते हैं। तब तक हम अपनी इस्लामिया आज जनाजा के हवाले से है। हम लोगों का इंतहाई इंपॉर्टेंट टॉपिक है नमाज जनाजा के हवाले से, तो इसे स्टार्ट करते हैं कि फर्ज किफाया क्या होता है, ये पता होना चाहिए आप लोगों को। ठीक है, नमाज जनाजा जो है वो फर्ज किफाया है। हजूर अकरम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, जिसने कोई नमाज जनाजा पढ़ी तो उसके लिए एक किरात का सवाब है। अब केजी या ग्राम्स वगैरह इस तरह से यूनिट होते हैं, उस वक्त का एक हिसाब है वो बताया गया है। और अगर एक मैयत की तदफीन के लिए ठहराव जो है उसने किया तो उसके लिए भी वो है। ठीक है, उसके बाद जो है ना ओहद पहाड़ के जितना सवाब है, अगर वो उसकी दुआ और मगफिरत के लिए शामिल हुआ है तो मतलब बैठकर उसके लिए मगफिरत की दुआ करना, उसको टाइम मिल गया, उसको टाइम देना, उनके साथ नमाज जनाजा में हिस्सेदार होना, तो वो जो है बहुत बड़ी उसकी फजीलत बयान की गई है। ठीक है, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि फर्ज किफाया क्या होता है। ठीक है, फर्ज किफाया का मतलब है कि अगर चंद आदमी भी पढ़ लें तो सबकी तरफ से अदा हो जाता है। ठीक है, यानी कि अगर फॉर एग्जांपल आपके मोहल्ले में खुदा न खास्ता नमाज जनाजा है किसी का या जो भी सूरत हाल है, तो अगर मोहल्ले में से कुछ चंद आदमी अदा कर लेते हैं फर्ज किफाया में, मतलब उसका नमाज जनाजा अदा कर लेते हैं, तो वो सबकी तरफ से अदा हो जाता है। ठीक है, मतलब कि उसकी जो जिन तक खबर पहुंची है और जिन तक खबर नहीं पहुंची, जो आ सके हैं जो नहीं आ सके हैं, उनको उनकी तरफ से उनका जो है वो सवाब लिख दिया जाता है, सबकी तरफ से अदा कर दी जाती है। ठीक है, हर जानदार को मौत का जायका जो है वो चखना है। ये कुरान की आयत है, कुल्लु नफ्सिन जायकातुल मौत, कि हर जानदार को मौत का जायका चखना है। ठीक है, उसकी यानी हर जो भी जानदार है, चाहे वो परिंदे हैं, हशरात हैं, चरिंद परिंद जो भी है, इंसान हैं, जिन हैं, उनको जो है जिंदगी के बाद मौत है, उसके बाद एक प्रोसेस है, उससे गुजर के जाना है, कब्र है, उसके बाद जो है ना उसको उतारा जाएगा, उससे सवालात जवाबात होंगे, उसके फरिश्ते जो हैं वो मुतय्यन किए गए हैं, जो उनसे सवालात जवाबात करने के बाद उसका जो है डिसाइड किया जाएगा कि उसका जो ज्यादा अमाल है वो नेक है या बुरे हैं, और फैसला जो है उस पर छोड़ दिया जाएगा। ठीक है, मैयत को जो लिबास पहनाया जाता है उसे कफन कहते हैं। ठीक है, और हज के लफ्जी मायने इरादा या इरादा के हैं। ठीक है, हज इस्लाम का 5वां रुकन है। तमाम उम्र में एक दफा हज अदा करना जो साहिब इस्तात हो उस पर फर्ज हो जाता है। ठीक है, आपकी लाइफ में एक दफा यहाँ पे अक्सर एमसीक्यूज के हवाले से पूछा जाता है कि हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी लाइफ में कितने हज और कितने उम्रा अदा किए थे। तो आपको एमसीक्यूज के लिहाज से इसका पता होना चाहिए कि हज जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी लाइफ में एक बार, और उम्रा जो है वो 4 बार अदा किया। ठीक है, यानी 4 उम्रे अदा किए हैं, और जो हज है वो एक बार लाइफ में अदा किया है। अगर साहिब इस्तात हैं तो लाजमी आप अपनी लाइफ में एक दफा हज अदा करें, यानी कि एक दफा करने का हुक्म दिया गया है। और अगर आप इस्तात रखते हैं तो आप जो है जितनी बार भी जाना नसीब हो आप जा सकते हैं। ठीक है, हज 9 हिजरी को फर्ज हुआ था। बैतुल्लाह की तामीर हजरत इब्राहिम और हजरत इस्माइल ने की थी। यहाँ एमसीक्यूज के लिहाज से एक इम्पॉर्टेंट बात बताती चलूं कि मकाम इब्राहिम पर जो कितने नफल पढ़ना जो है जिसकी इजाजत हमें दी गई है, इस्लाम ने बताया है, उसके बगैर जो है आप उम्रा अदा नहीं कर सकते। आप में से अगर कोई बताना चाहे या जिसे पता हो कि मकाम इब्राहिम पर कितने नफल अदा किए जाते हैं और वो एक अहम पार्ट है उम्रे का, उसके बगैर उम्रा जो है वो कंप्लीट नहीं होता है। आप में से कोई बताना चाहेगा मकाम इब्राहिम पर कितने नफल अदा किए जाते हैं? कोई भी बताना चाहे तो वो बता सकता है कि मकाम इब्राहिम पर कितने नफल अदा किए जाते हैं, और वो एक अहम रुकन है उम्रा का, उसके बगैर उम्रा जो है वो कंप्लीट नहीं होता है, पूरा नहीं होता है। ठीक है, एनीवन?
चलें, मकाम इब्राहीम पर 2 नफल अदा करने के बाद आपका उम्रा जो है वो कंप्लीट होता है, यानी कि वो एक अहम हिस्सा है। जैसे हज को अदा करने के लिए आपने शैतान को कंकरियां मारनी है, बड़ा है, छोटा है, दरमियाना है, उसके बाद आपका हज कंप्लीट होता है। और इसी सेम एज इट इज मकाम इब्राहीम पे 2 नफल अदा करने के बाद ही आपका उम्रा जो है वो कंप्लीट हो जाता है, मुकम्मल हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास है कि इस्तात का मतलब होता है ताकत रखना। हज हर साल जिल हज की 8 से 12 तारीख को अदा किया जाता है, ठीक है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी लाइफ में हज जो है वो 10 हिजरी एक हज जो है अदा किया था, 10 हिजरी को किया, जिसे खुतबा हिज्जतुल विदा कहते हैं। और खुतबा हिज्जतुल विदा में सबसे इंपॉर्टेंट बात जो उन्होंने डिस्कस की, वैसे तो उन्होंने लाइफ के हर पहलू पर जो भी बात की है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जरूरी है, लेकिन खुतबा हिज्जतुल विदा में बेटियों के हकूक और औरत यानी कि ये जो हकूक निस्वा हैं उससे रिलेटेड बात हुई थी, ठीक है। उन्हें हकूक के बारे में, उनके हकूक जो हैं उनको एक इम्पोर्टेंस दी गई थी। खुतबा हिज्जतुल विदा में उन्होंने बहुत ज्यादा विरासत से, यानी कि बेटे का हिस्सा, बेटी का हिस्सा जो विरासत से मिलता है उसको भी बहुत अच्छे से डिफाइन किया था, ताकि आने वाले वक्त में या नस्लों में इस बात पर बहस ना हो कि जो विरासत है उसमें कितने हिस्से बेटी के और कितने हिस्से जो हैं वो बेटों को होंगे। तो ये बात बहुत अच्छे से उन्होंने जो है बता दी थी। इस्लाम का बुनियादी अकीदा जो है अकीदा तौहीद, फसाद बर्पा करना जमीन में। तौहीद का मतलब ये है कि अल्लाह ताला ज़ात और सिफात में यकता है, यानी कि एक है। अकीदा तौहीद इंसान में पैदा करती है, ठीक है। अकीदा तौहीद इंसान में पैदा करती है उसकी जनानियत का जो की गवाही है, ठीक है, कि उसकी ज़ात के अलावा कोई और ज़ात जो है शरीक नहीं है, यानी कि शिर्क जो है वो नहीं करती। अजान कब की जरूरत कब महसूस हुई? यकम हिजरी को, यानी कि 1 हिजरी को अजान जो है दी गई थी। अजान के अल्फाज किस सहाबी ने ख्वाब में देखे थे? हजरत अब्दुल्ला बिन जैद, और ये वो वाहिद सहाबी हैं जो जिनका जिक्र जो है कुरान मजीद में हुआ है। मैंने आपको बताया था कि एक वाहिद सहाबी जिनका जिक्र कुरान मजीद में हुआ है, उनका नाम और वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुंह बोले बेटे भी हैं, हजरत जैद बिन हारिस, ठीक है। अजान डैश है, आपने बताना है कि वो फर्ज है, वाजिब है, सुन्नत है, या यानी कि इसमें से आप बता सकते हैं कि कौन सा ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। यहाँ पे सुन्नत है मुक़द्दा। उसके बाद हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 5वां जो सिलसिला है या मरसला है वो नजाशी शाह हब्श के नाम अपने सफीर हजरत उमरू बिन उमैया रजी अल्लाह अन्हा जो थे उनके हाथ भेजा था, जो कि इस्लाम कबूल कर लिया था उन्होंने। जो छठा खाता या वसीला जो भी था उन्होंने जो भेजा वो अपने सफीर हजरत सल्तीन के बिन उबरू के जो है उमर रजी अल्लाह अन्हा के हाथ भेजा था, जिन्होंने इस्लाम कबूल नहीं किया था। सेम ऐसे उन्होंने सेवंथ बताया है हजरत उलमा बिन खजरी। यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट है, ये वैसे आपको कंप्लीट हो जाएगा, जो बखूबी मुसलमान हो गए थे, ठीक है। गजवा खैबर 7 हिजरी को हुआ था। गजवा खैबर में की जाने तकरीबन 2 किलोमीटर जो है के फासले पर है। ये बताया गया आपको कि उसका जो डिस्टेंस है शुमाल मदीना मुनव्वरा से शुमाल की जानिब तकरीबन 200 किलोमीटर के फासले पर है। खैबर में खजूर के घने बागात हैं, ठीक है, और खजूर की वहाँ हर एक टाइप जो है वो पाई जाती है, ठीक है। बहुत सी ऐसी खजूरें हैं जिनके स्पेसिफिक नेम्स हैं और वो जो है बाकायदा हमारे बॉडी के लिए बहुत अच्छी हैं, क्योंकि रोजे में खजूर को सबसे पहले खाने का हुक्म है, या कहा गया सुन्नत तरीका है कि आप रोजा जब अफ्तार करें तो वो खजूर से अफ्तार करें, तो उसकी बहुत ज्यादा फजीलत है। उसके अलावा वो हमारी बॉडी के लिए बहुत अच्छा एक फ्रूट है, जिससे ये हमारी जो मेंटल हेल्थ है या फिजिकल हेल्थ है उस पर बहुत ज्यादा अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है। 7 हिजरी को हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1400 सहाबा कराम के साथ मदीना से खैबर की तरफ रवाना हुए थे। ये हिजरत जो उन्होंने की थी उसके बारे में किला कमूस के पहले पहलवान जो है वो मरहब था, जो कि हजरत अली रजी अल्लाह अन्हा ने कत्ल कर दिया था जिसको, ठीक है। गजवा जिसमें सहाबा कराम को जो है जामे शहादत नोश की थी, उसमें वो थे 15 सहाबा कराम, और जो है गजवा खैबर जो था यानी कि खैबर का जो मार्का था उसमें तकरीबन 13 जो यहूदी थे वो हलाक हो गए थे। यहूदियों का सबसे पहले अहम किला जो था वो कमूसा, जिसके जो पहलवान का नाम था मरहब, जो कि कंट्रोलर भी था, ठीक है, उनको कंट्रोल भी कर रहा था, ठीक है। उसके बाद आपके पास ये कुछ एमसीक्यूज है, इनको आप खुद रीड कर लीजिएगा। एमसीक्यूज को बेहतरीन तरीके से इबादत करना एहसान कहलाता है, और एहसान के लिए है कि आप कर भी जाएं और उसका
आपको पता भी ना हो, आप किसी से ज़िक्र भी ना करें, तो वो एहसान होता है। ये नहीं कि उसका बदला जो है वैसे तो एहसान का बदला एहसान है, लेकिन आप एहसान जो है वो आपका तब ज़्यादा उसकी इम्पोर्टेंस होती है, तब ज़्यादा उसकी वैल्यू होती है, जब आप कर जाएँ और एहसास दूसरे को ना दिलाएँ, तो फिर उसकी फ़ज़ीलत और उसका सवाब जो है, वो बढ़ जाता है, ठीक है? इसार का मतलब है अपनी ज़रूरियात पर दूसरों की ज़रूरियत को तरजीह देना। इसारे मदीना ने मुहाजिरीन की मदद की और उसके अलावा ग़ज़वा यरमुक जो थे उसमें सहाबा कराम की ज़ख्मी होने के पर एक अहम मिसाल कायम की थी, इसार की मिसाल जो थी। सहाबा कराम के इसार की कुरान मजीद में सिफ़त की गई है। उसके अलावा नेक्स्ट है हमारे पास के ये जो हक़ूक़ुल इबाद है, उससे मुराद बंदों के हकूक़ हैं, ठीक है? यानी कि और तुम्हारे रब ने इरशाद फरमाया कि उसकी इबादत ना करो और उसकी इबादत ना करो और माँ-बाप के साथ भलाई करते रहो, ठीक है? ये आपके पास सूरत बनी इसराइल की एक आयत है जिसका तर्जुमा है कि मेरा शुक्र भी करता रह और अपने माँ-बाप का भी जिसने तुझे पैदा किया। सूरत लुक़मान की ये आयत है जिसका तर्जुमा है अल्लाह ताला का शुक्र अदा करने के साथ-साथ वालिदैन का शुक्र अदा करने का हुक्म है और वो क्यों है कि जब आप छोटे थे तब उन्होंने आपको पाल-पोस कर बड़ा किया। आप उस वक़्त की, उस लम्हे की 1% भी उनको कफ़ारा यानी जो रिटर्न करते हैं, आप उसको रिटर्न नहीं कर सकते अपने पेरेंट्स को जब आप छोटे थे और उन्होंने जो आपकी खिदमत की या आपको प्यार से पाल-पोस कर बड़ा किया, तो उस वक़्त की एक जो लम्हा है, आप उसकी भी जो है ना इम्पोर्टेंस को या उसकी जो वैल्यू है, उसको रिटर्न नहीं कर सकते हम। वालिदैन का नाफ़रमान जन्नत की खुशबू से महरूम रहेगा। वालिदैन के साथ भलाई करनी चाहिए। वालिदैन के दोस्तों से हुस्न सलूक से पेश आना चाहिए। वालिदैन के बुढ़ापे में खिदमत की जाए। उसके अलावा बुढ़ापे में उफ़ ना करने का हुक्म है उन्हें। बंदों के हकूक़ में पहला मकाम वालिदैन का है। इंसान को सबसे पहले मदद वालिदैन से मिलती है और ये हकीकत बात है। आप आज़मा के देख लीजिए कि इंसान अगर उसको जो है ना वो हेल्पलेस है और उसको हेल्प चाहिए, तो वो अगर अपने फ्रेंड्स के बाद, अपने रिश्तेदारों के बाद घूम-फिर कर एक एक ऐसा पिलर है जहाँ पे आके वो स्ट्रांगली बिहेव करता है और बहुत हक से जो है ना उसे अगर कुछ हेल्प चाहिए तो वो लेना चाहता है, दैट इज़ पेरेंट्स। ये है वालिदैन आपके, ठीक है? हम उन्हें रिस्क देते हैं, ठीक है? उसके अलावा है कि और अपनी औलाद को मुफ़लिसी के खौफ से कत्ल ना करो, यानी कि यहाँ पे इस बात को यकीनी बनाया गया है, ये आयत आपको बता रही है, इसका मफ़हूम कुछ इस तरह से है कि आप अपनी औलाद जो बेटा या बेटी आपके घर रहमत या नेमत बनकर जो अल्लाह ताला ने भेजी है, तो उसको इस डर से आप लोग कत्ल ना करें कि वो आप गरीब हैं और उस तक रिज़्क नहीं पहुँचेगा, तो ये आपकी सोच है, उसको तक रिस्क पहुँचाना रब की ज़ात का काम है। इस्लाम से पहले लड़कियों को ये ज़िंदा दरगोर कर दिया जाता था। इस्लाम ने औलाद पर शफ़क़त करने का हुक्म दिया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो बच्चों से बहुत मोहब्बत से पेश आते थे। हिजरत की रात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने डैश को अमानतें वापस की हज़रत अली, जिसमें अमानत नहीं उसका कोई ईमान नहीं। याद रखिए ये एक हदीस का तर्जुमा है और यहाँ पे अक्सर लोग जो है मिस्टेक कर जाते हैं। ये एमसीक्यू बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, जिसमें इमानत नहीं, उसमें डैश नहीं, यहाँ पे दीन का वर्ड नहीं है। जिसमें अमानत नहीं, उसमें ईमान नहीं। आप वर्ड को ये देख लीजिएगा, यहाँ पे दीन नहीं आता, ईमान आता है, ठीक है? बेहतरीन तरीके से इबादत करना कहलाता है एहसान। एहसान अल्लाह ताला की सिफ़त में से एक डैश है, सिफ़त यानी कि उसकी वो जो खूबी है, सिफ़त है। अल्लाह ताला अपनी मखलूक पर हर वक़्त डैश करता है एहसान। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाहु अन्हा अपने डैश माल लाए सारा। हज़रत उमर रज़ी अल्लाहु अन्हा अपना डैश माल ले आए थे आधा। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाहु अन्हा ने अर्ज़ किया कि हमारे लिए अल्लाह और उसका रसूल डैश हैं, काफ़ी हैं। हज़रत अकील रज़ी अल्लाहु अन्हा ने रात भर मज़दूरी करके जो डैश हासिल की, खजूरें हासिल की वही ले आए। आप यकीन जानिए कि एक मज़दूर जब काम करता है तो आप उसकी मज़दूरी या उसके किए गए काम या अमानतदारी से काम का 1% अंदाज़ा नहीं लगा सकते अगर आप उस सिचुएशन से नहीं गुज़रे हैं। अज़ान हो रही है, 1 सेकंड वेट कर लेते हैं।
जी, हमारे पास पार्टिसिपेंट तकरीबन ने जॉइन कर लिए, तो सबसे पहले ऐसा करते हैं हम लोग मैम किरण के लिए जो है, मैम किरण के फादर के लिए आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग दुआ करें, उनकी मग़फ़िरत के लिए दुआ कर लेते हैं सबसे पहले। और उनकी लाइफ़ का बहुत बड़ा लॉस है, हम सबको बहुत ज़्यादा दुःख है, बहुत अफ़सोस है और जो है उनकी जो पेरेंट्स की या फादर की जगह है वो कोई नहीं ले सकता, ठीक है? उनकी लाइफ़ का बहुत बड़ा लॉस है और हम उनके गम में बराबर के शरीक हैं। अल्लाह पाक उन्हें जन्नत के आला मकामों में एक मकाम अता फ़रमाए। आमीन। और आप सबसे मैं दरख्वास्त करती हूँ कि आप सब पहले उनके फादर के लिए दुआ कर लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। मेरी 3-4 दफ़ा दुरूद शरीफ और कुल शरीफ पढ़ा दें। जी मैम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन साहिबित ताज वल मिराज वल बुराक वल अलम दाफिल बलाया वल वबाया वल कहत वल मरद वल अलम इस्मुहु मक्तूबुन मरफूउन मनकुशन फिल लौहि वल कलम सय्यिदुल अरब अजम जिस्मुहु मुक़द्दसुन मुअत्तरुन मुत्तहहरुन मुनव्वरुन फिल बैति वल हरम शम्सिद दुहा बद्रिद दुजा क़द्रिल उला नूरिल हुदा काफ़िल वरा मिस्बाहिज़ ज़ुलम जमीलिश शियम शफ़ीइल उमम साहिबिज जूद वल करम वल्लाहु आसिमुहु व जिब्रीलु खादिमुहु वल बुराक़ु मरकबुहु वल मिराजु सफ़रुहु व सिदरतुल मुंतहा मक़ामुहु व क़ब क़ौसैनि मतलूबुहु वल मतलूबु मक़सूदुहु वल मक़सूदु मौजूदुहु सय्यिदुल मुरसलीन। 4 मरतबा कुल शरीफ पढ़कर आप उनके वालिद के लिए मग़फ़िरत की दुआ करें। अल्लाह पाक उनके फादर को जन्नत के मकामों में आला मकाम अता फ़रमाए, आमीन। उनके गम में हम बराबर के शरीक हैं, बहुत बड़ा लॉस है उनकी लाइफ़ का। जी मैम नगीना आमीन। कहना बस आमीन। बहुत ज़्यादा अफ़सोस है, क्या कह सकते हैं? अल्लाह ताला उन्हें सब्र दे बस। आमीन, आमीन। उनकी फ़ैमिली को सब्र दे, उनकी वालिदा मोहतरमा को बहुत सब्र दे। जी, हम देख रहे थे इस्लामियात का आई थिंक ये जो है ना आप इसमें एमसीक्यूज़ थोड़े बहुत रह गए हैं। अब हमारे जो है ना ये हज़रत खदीजा से नेक्स्ट इंशाल्लाह पेज नंबर 34 से स्टार्ट करेंगे। अब हम थोड़ा-सा कंप्यूटर को देख लेते हैं। ऑलमोस्ट आपकी कंप्यूटर कंप्लीट हो गई है, तो हम लोग कंप्यूटर की कम्युनिकेशन और नेटवर्क स्किल्स आज हमने देखने हैं, ठीक है? कि कम्युनिकेशन स्किल्स इसके कैसे काम करते हैं और नेटवर्क इसका कैसा है, स्ट्रॉन्ग है और अगर है तो वो किस तरह से होता है। जैसे आप लोग वाईफ़ाई यूज़ कर लेते हैं, जैसे आप लोग मोबाइल डाटा यूज़ कर रहे हैं, 3G, 4G जो भी यूज़ कर रहे हैं, उसके नेटवर्क के हवाले से आज थोड़ा बहुत लेक्चर है, ठीक है? कम्युनिकेशन, जैसे आप कम्युनिकेशन सिस्टम होता क्या है, ठीक है? यानी कि एक ऐसा सिस्टम है, एक ऐसा हमारे पास वायरस या वायरस सिस्टम होता है, विद कनेक्टेड होता है, जो हमारे पास एक अगर आप घर में टीवी यूज़ कर रहे हैं, तो आपके पास टीवी पे भी वो यूज़ कर रहा होता है, ठीक है? कि टीवी आप लोग कैसे यूज़ कर रहे हैं, उसको उस पर जो सिग्नल्स आ रहे हैं, आप अगर आउट ऑफ होम हैं, तो फिर आप लोग कैसे यूज़ करेंगे, ठीक है? अगर आप सेल फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, अगर आप आपके वो टीवी, डिश, एंटीना आप कोई भी नेटवर्क यूज़ कर रहे हैं, आप उसके अलावा मोडेम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है? या आपने पीटीसीएल के साथ लगाया हुआ है, कनेक्टेड वायर है आपकी, ठीक है? या उसके अलावा आप लोग जो है ये नेट का इंटरनेट वाईफ़ाई कनेक्शन आपके पास है, मोडेम है, तो उसको आप कैसे यूटिलाइज़ कर रहे हैं, ठीक है? ये कम्युनिकेशन सिस्टम है। यूजेस ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम अकॉर्डिंग टू द कंप्यूटर में ये है कि हर जगह आजकल बिकॉज़ टेक्निकल जो है ना न्यू टेक्नोलॉजी का दौर है, ठीक है? तो कंप्यूटर कम्युनिकेशन हर जगह पे है। जो बहुत सारे हमारे पास सब्सक्राइबर्स हैं जो कि इंटरनेट को एक्सेस कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? और उनकी बहुत अच्छे से एक्सेस भी होती है विद अदर कंप्यूटर कम्युनिकेशन जैसे कि ऑर्गनाइज़ेशंस हम चला रहे हैं, हम अपने कंप्यूटर नेटवर्क सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करते हैं। हम बिज़नेस चला रहे हैं, हम कोई स्कूल चला रहे हैं, ठीक है? तो हमारी कम्युनिकेशंस हमारे एम्प्लॉइज़ के साथ कैसे होगी? विद इंटरनेट होगी, ठीक है? या अगर हम स्टूडेंट्स को कोई मैसेज कन्वे करें, आजकल एक ऐसा
सॉफ्टवेयर है हमारे पास जिसमें हम एक मैसेज, जैसे कि आपने देखा होगा, आपको सिंपल सी मिसाल देकर मैं समझा दूं इस बात को कि अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी का बहुत बड़ा नेटवर्क है, ठीक है। आपने देखा होगा कि वो हर एक स्टूडेंट को मैसेज उनका आता है, किसी की वर्कशॉप है, किसी की असाइनमेंट की डेट है, किसी का एग्जाम है, हर एक को मैसेज आ रहा है। तो ये कोई इतना आसान काम नहीं है कि एक बंदे को वो टाइप करके मैसेज सेंड करते जाए, नहीं, वो उनके पास सॉफ्टवेयर है जिसमें वो तमाम फोन नंबर सेव कर लेते हैं, बिकॉज उसमें टाइम थोड़ा लगता है, लेकिन उसके बाद उनको आसानी हो जाती है। वो सॉफ्टवेयर में टाइम, जो उनका सेलफोन नंबर्स हैं, जो भी एडमिशन जाते हैं, विद नेम सेव कर लेते हैं। उसके बाद वो एक मैसेज टाइप करने के बाद वो फॉरवर्ड कर देते हैं, सेम एज इट इज जैसे हम लोग व्हाट्सएप पे ग्रुप बनाने के बाद एक ग्रुप में हम लोग 254 जो है ना मेंबर्स से बात कर सकते हैं, उसकी लिमिट जो है वो 254 है, बट उस सॉफ्टवेयर में लिमिटेड पीपल्स को ऐड नहीं किया जा सकता। आप अनलिमिटेड फोन नंबर्स को ऐड करने के बाद अपना मैसेज जो है वो कन्वे कर देते हैं, तो वो हर एक को मैसेज चला जाता है, ठीक है। तो बहुत स्ट्रॉन्ग नेटवर्क उनका कम्युनिकेशन सिस्टम है, जिस वजह से जो है ना हर एक पार्टिसिपेंट को, हर एक स्टूडेंट को बर वक्त मैसेज मिल जाता है कि आपकी वर्कशॉप का शेड्यूल ये है, बट अगर आपका एग्जाम है तो ये शेड्यूल है, ठीक है। उसके बाद आपके पास कम्युनिकेशन टाइप्स हैं, ब्लॉग्स, चैट रूम्स, ईमेल, फैक्स, एफटीपी, ठीक है। उसके अलावा ये डाउनलोड जो आप लोग करते हैं फाइल्स, ये एफटीपी में होती हैं। उसके अलावा इंस्टेंट मैसेजिंग, उसके अलावा इंटरनेट, ठीक है। उसके अलावा जो है ये हमारे पास ब्लॉग्स में क्या होता है कि टाइम स्टैम्प आर्टिकल्स होते हैं ऑन द नेटवर्क, जो कि ऑथर्स को की इंटरेस्ट, ओपिनियन या पर्सनालिटी के ऊपर आप लोग जो है उसको नेटवर्क जो है या आर्टिकल जो है उस पे होता है। उसके अलावा चैट रूम क्या है, एक ऐसा कन्वर्सेशन बॉक्स है जहाँ पे 2 और मोर पीपल्स दैट टेक्स प्लेस ऑन अ कंप्यूटर इंटरकनेक्टेड विद ईच अदर, एंड देन वो क्या कर रहे होते हैं, एक्सचेंज मैसेजेस, फोटोज, फाइल्स, ऑडियोज, वीडियोज, ठीक है। इंटरनेट इलेक्ट्रॉनिक मेल इज ईमेल ट्रांसमिशन ऑफ अ मैसेज फाइल्स, आप लोग कंप्यूटर के जरिए ईमेल कर रहे होते हैं। जैसे कि अगर हमने आपको कोई ऐसा डाटा फॉरवर्ड करना है जो हम आपको व्हाट्सएप पे फॉरवर्ड नहीं कर सकते, वो उसकी एमबी उसके ज्यादा है, तो हम क्या करेंगे, उसका जो कैपेसिटी है, कैपेबिलिटी है, या उसकी प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा है, तो हम उसको आपको मेल करेंगे, ठीक है। फैक्स, फैक्स में क्या होता है कि ट्रांसफर कर रहे होते हैं, ट्रांसमिट कर रहे होते हैं, रिसीव कर रहे होते हैं डॉक्यूमेंट्स को हम टेलीफोनिक लाइन से, ठीक है। उसके अलावा हम लोग नेटवर्क के जरिए इंस्टेंट मैसेजिंग, जैसे कि 1 to 1 इंटरनेट कम्युनिकेशन होता है, आप एक पर्सन को मैसेज करते हैं 1 to 1 में, या फिर आप लोग जो है एक ग्रुप में नोटिफिकेशन सेंड कर देते हैं एक से ज्यादा पीपल्स को, उसका नोटिफिकेशन जो है वो शो हो जाता है, जैसे कि एक्सचेंज मैसेजेस, फोटोज, फाइल्स, ऑडियोज, वीडियोज, वट जो भी आप यूज करना चाह रहे हैं, जो भी आप भेजना चाह रहे हैं, जो भी आप शेयर करना चाह रहे हैं। इंटरनेट में क्या है कि वर्ल्ड वाइड कलेक्शन ऑफ नेटवर्क्स है दैट लिंक मिलियन ऑफ बिजनेस, गवर्नमेंट एजेंसीज, और उसके अलावा एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स एंड इंडिविजुअली, आप लोग उसको इंडिविजुअल भी कर सकते हैं। अब वो कहता है कि वायरलेस मैसेजिंग सर्विस कैसी होती है, जैसे कि आपके सामने एक तस्वीर दिखाई है जहां पे क्या है, एक टेक्स्ट मैसेज जो है एक बच्चे ने अपने बाबा को भेजना है, और वो जो है उसकी बर्थडे है और वो अपने फादर से कम्युनिकेट करना चाह रहा है, तो सेम एज इट इज उन्होंने आपको बहुत अच्छी एग्जांपल से समझाया है कि उसने, उस बच्चे ने मैसेज टाइप करके सेंड किया है, सेंड करने के बाद उनके जो फादर हैं उन्होंने रिसीव किया है, और उसके बाद जो है वो नेक्स्ट प्रोसेस में गया है। तो ये एक वायरलेस सिस्टम है कि आप फोनिक कन्वर्सेशन से या फोन पे टाइप करने के बाद आप उन्हें सेंड कर देते हैं। या अगर आप मेल करना चाहते हैं तो आप कंप्यूटर में कंपोज मेल करके आप उसको कंपोज कर सकते हैं। ये एक सिंपल सा वायरलेस मैसेजिंग सर्विस है। उसके बाद वीडियो ऑडियो मैसेजेस आप कैसे सेंड करेंगे, एमएमएस के थ्रू। एमएमएस क्या होता है, मल्टीमीडिया मैसेजिंग सर्विसेज, ठीक है। आप उसके थ्रू कोई भी क्लिप है जिसकी लेंथ जो है एटलीस्ट 30 सेकेंड है, आप उसको इजिली फॉरवर्ड कर सकते हैं विद वीडियो मैसेजिंग, ठीक है। उसके अलावा मोबाइल टू मोबाइल सेंड द पिक्चर्स वीडियोस फ्रॉम योर मोबाइल डिवाइस टू द अनदर डिवाइस, ठीक है। या मोबाइल टू ईमेल कैसे करेंगे कि आप कोई भी पिक्चर वीडियो है फ्रॉम योर मोबाइल डिवाइस टू द ईमेल, आप उसको एड्रेस वहां पे सेंड पुट करेंगे और उसके बाद आप उसको फॉरवर्ड कर देंगे। वायरलेस इंस्टेंट मैसेज में क्या है, IM, यानी कि इंस्टेंट मैसेज में आपके पास है एक रियल टाइम इंटरनेट कनेक्शन, इंटरनेट कम्युनिकेशन है या कनेक्शन है कन्वर्सेशन स्किल्स के जरिए। वो बेस कर रहा होता है आपका टोटल कन्वर्सेशन स्किल्स पे। एक्सचेंज आप मैसेज करते हैं एक वन और मोर मोबाइल डिवाइसेस टू द ऑनलाइन यूजर, ठीक है, आप उसको यूज कर सकते हैं। IM क्या है, एक ऐसी सर्विस है हमारे पास दैट यू कैन यूज योर स्मार्टफोन आर
other mobile devices to send or receive the wireless messages, ठीक है, आप उसके जरिए कनेक्ट कर सकते हैं। अब मोबाइल टू मोबाइल आप कैसे करेंगे, आप एक कम्युनिकेट कर सकते हैं विद मैसेज, वो जो सेंडर है या रिसीवर है जो भी है, आप मोबाइल टू पर्सनल कंप्यूटर कर सकते हैं विद ईमेल, आप उसको सेंड करना चाहते हैं, आप अपना डेस्कटॉप शेयर करना चाहते हैं, जैसे कि सेम अभी मैंने आप अपने लैपटॉप का डेस्कटॉप जो है वो आपके सामने शेयर किया हुआ, ठीक है। और वेब टू मोबाइल क्या है कि सेंड टू फॉरवर्ड मैसेजेस फ्रॉम योर डेस्कटॉप टू नोटबुक कंप्यूटर, या आप मैसेज भेजना चाह रहे हैं। वायरलेस इंटरनेट एक्सेस क्या होती है, एक ऐसी एक्सेस है जहाँ पे हमारे पास फोन है, हम फोन अपने हाथ में रखते हैं, उसकी हमने स्विच या चार्जर जो है वो हर वक्त हम बोर्ड में लगा के नहीं रखते हैं, ठीक है, वो हम चार्ज करने के बाद वहां से उसको प्लग आउट कर लेते हैं और जो है यूज करते हैं। या आपके पास एक्सप्रेस कार्ड मॉड्यूल्स होते हैं, पीसी कार्ड होता है आपके पास, दो टाइप्स के कार्ड हैं, जैसे कि वायरलेस इंटरनेट या फिर आपके पास हॉटस्पॉट होता है जिसके जरिए आप कर सकते हैं। आपके पास दिखाया गया हॉटस्पॉट का नेटवर्क सिस्टम, ठीक है, आप देख सकते हैं आपके पास कम से कम ये एटलीस्ट 10 से 12 लोग बैठे हुए हैं और वो जो है हॉटस्पॉट के जरिए कैसे काम कर रहे हैं। जैसे एक यूनिवर्सिटी में एक वाईफाई कनेक्शन बच्चों को दिया जाता है, सेम एज इट इज आप इसको यही समझ लें कि नोटबुक कंप्यूटर विद द वायरलेस यूएसबी कनेक्शन जो है वो एक नेटवर्क के साथ बनाया गया है और उसके बाद जो है वो सबको पासवर्ड के साथ इंटरकनेक्टेड कर दिया गया। अब जीपीएस क्या होता है कि जीपीएस आपका ये जो आपका लोकेशन है, लोकेशन जो स्टेट होती है या पोजीशनिंग सिस्टम है आपका, वो कैसे होता है, वो आपका होता है सैटेलाइट जो है ऑर्बिट अर्थ से कनेक्टेड होते हैं, उसके बाद थाउजेंड्स ऑफ द सेकंड्स के बाद ईच सैटेलाइट रिसीव अ सिग्नल्स और उसके बाद जीपीएस जो है वो आपका रिसीव करने के बाद आप काम कर रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप बहुत दूर हैं और आप किसी से कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं, तो फिर आप क्या करेंगे, आप अपने जीपीएस को ऑन करके काम करेंगे। वॉइस मेल है आपके पास, वॉइस मेल में फंक्शंस लाइक आंसरिंग मशीन अलाउज समवन टू लीव अ वॉइस मैसेजेस, आप कर लेते हैं, वॉइस मैसेजेस कर लेते हैं, आप ऑडियो कॉल कर लेते हैं, आप वीडियो कॉल्स के जरिए उनसे कम्युनिकेट कर सकते हैं, आप डिस्प्ले कर सकते हैं टेक्स्ट मैसेज को या ईमेल एड्रेस के थ्रू उसे फॉरवर्ड कर सकते हैं। फिर है वेब सर्विसेज। वेब सर्विसेज क्या होता है कि वेब सर्विसेज में स्टैंडर्डाइज्ड सॉफ्टवेयर सिस्टम है that enable to programs to create an application that communicate with other computer, ठीक है, जैसे आप उसको डिमोट करते हैं या रिमोट करते हैं कंप्यूटर को टू द इंटरनेट और टू द अदर इंटरनेट बिजनेसेस, ठीक है, तो वो आपके पास होगा वेब सर्विसेज, आप उससे सहूलत ले सकते हैं। जैसे आपके पास अभी दिखाया गया है इंटरनेट का एक स्ट्रॉन्ग नेटवर्क सिस्टम, यानी इंटरनेट हाई स्पीडेड इंटरनेट कनेक्शन, आप देख सकते हैं इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या चीज है, आपके पास ये स्क्रीन पर जो वायरलेस एक्सेस पॉइंट दिखाया गया है, ठीक है, जो आपके पास इस वक्त नेटवर्क ये इंटरनेट का होने का जो जरिया है वो है वायरलेस एक्सेस पॉइंट, जो कि कनेक्टेड है किससे, आप उनसे भी, यानी कि आप यूं समझ लें कि आपके घर में वाईफाई का एक सिस्टम लगा हुआ है, ठीक है, एक मोडेम लगी हुई है, आपके घर में अगर 6 से 7% नेट फोन पे यूज करें तो वो कनेक्टेड है, अगर आप लैपटॉप पे यूज करें तो वो कनेक्टेड है, यानी कि एक ही डिवाइस वायरलेस डिवाइस से आपके लैपटॉप भी कनेक्टेड है, आपका पीसी पर्सनल कंप्यूटर भी कनेक्टेड है और आपके सेल फोन्स भी कनेक्टेड है। दैट इज अ वेब सर्वर आर अ कम्युनिकेशन सिस्टम। नेक्स्ट है हमारे पास मेट्रोपोलिटन एरिया नेटवर्क, यानी कि MAN इज अ हाई स्पीड नेटवर्क सिस्टम दैट कनेक्ट अ लोकल एरिया, वो हमारे पास क्या होता है जैसे सिटी या टाउन हैंडल हम कर रहे होते हैं, वहां पे बहुत ज्यादा कम्युनिकेशन हो रही होती है एट अ टाइम एक ही रीजन में, तो तब हम क्या करते हैं MAN यानी मेट्रोपोलिटन एरिया नेटवर्क सिस्टम को यूज करते हैं, जो कि स्मॉल ग्राफिकल एरिया है, जो कि WAN से, ठीक है, यानी कि ये हमारे पास वाइड एरिया नेटवर्क से स्मॉलर है, ठीक है। तो अगर हम लोगों ने बहुत ज्यादा कम्युनिकेशन है, ये लोड है हमारे पास रिसीवर्स का, सेंडर्स का, तो हम क्या करेंगे, उसको WAN को यूज करेंगे, यानी कि वाइड एरिया नेटवर्क यूज करेंगे, ठीक है। टेलीफोनिक कम्युनिकेशन है, कंपनीज हैं, केबल टेलीविजन ऑपरेटर्स हैं, या हमारे पास अदर ऑर्गेनाइजेशंस हैं, तो हम लोग क्या करेंगे उसमें MAN की बजाय प्रेफर करेंगे WAN को, यानी कि वाइड एरिया नेटवर्क सिस्टम को करेंगे, ठीक है। अब ये हमारे पास वाइड एरिया नेटवर्क सिस्टम जो है वो दिखाया गया, जैसे कि आपके पास एक सैटेलाइट है, सबसे पहले कम्युनिकेशन सैटेलाइट, और वो क्या कर रही है, सिग्नल्स को कैच करने के बाद सेलुलर कम्युनिकेशन भी कर रही है, ठीक, आपके ऑफिस का पीसी भी उस पर चल रहा है,
आप टेलीफोनिक नेटवर्क भी उससे कर रहे हैं अगर आप पीटीसीएल यूज कर रहे हैं इस एरिया में। उसके बाद जो भी ब्रांचेस ऑफ ऑफिसेज हैं वो भी उससे कनेक्टेड है, इंटरकनेक्टेड है। देन आपके होम का, आपके जो घर के एम्प्लॉइज हैं आपके ऑफिस के, उनके घर का टेलीविजन भी या इंटरनेट जो है वो उसी से कनेक्टेड है। देन आपका इंटरनेट एक्सेस जो प्रोवाइडर है वो भी उसके साथ कनेक्टेड है। यानी आप घर में हैं, आप ऑफिस में हैं, आप फोन यूज कर रहे हैं, आप गाड़ी में हैं, तो फिर आप क्या करते हैं कि आपके पास स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन सैटेलाइट नेटवर्क सिस्टम का होना बहुत ज्यादा जरूरी है, और वो है आपके पास WAN यानी कि वाइड एरिया सिस्टम या नेटवर्क सिस्टम। और फिर हमारे पास है इंटरनेट। इंटरनेट क्या होगा, हमारे हार्ड डिस्क से कैसे कनेक्टेड होता है, ये आपस में इंटरकनेक्टेड है, ठीक है। ये डिस्क्राइब करते हैं आपके जो पीसी का नेटवर्क सिस्टम है उसको। जैसा कि हार्ड डिस्क क्या होती है, डाटा जो है एक डाटा से दूसरे डाटा में डायरेक्टली जो है वो ट्रांसफर कर रही होती है। वो है हमारे पास इंटरनेट का स्ट्रॉन्ग सिस्टम। नेक्स्ट है हमारे पास, आपने देखा होगा फाइल सर्वर, उसके बाद पर्सनल कंप्यूटर। योर पर्सनल कंप्यूटर इज कनेक्टेड विद हब या स्विच, जो भी आपके पास नेट का जो है ना कम्युनिकेशन सिस्टम है वो, ठीक है। उससे आप एक स्टार नेटवर्क system is a single centralized hub or a switch through which all the devices and networks is communicated। आपके पास एक सिंगल डिवाइस है सेंटर में, जिसपे आपका पर्सनल कंप्यूटर, आपका प्रिंटर, आपकी फाइल सर्वर कनेक्टेड है। नेक्स्ट है हमारे पास बस कम्युनिकेशन या बस नेटवर्क। अब बस नेटवर्क कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल सेंट्रल केबल। आप देख सकते हैं स्क्रीन पे एक बस जो है वो सिंगल उसका वायर केबल है उसके पास, विद ऑल कंप्यूटर्स टू द अदर इंटरकनेक्टेड। तमाम कंप्यूटर्स के साथ वो वायर जो है कनेक्टेड है। अब वो बस जो है फिजिकली केबल टू, वो बस जो है एक्चुअली फिजिकल केबल टू कनेक्टेड है, ठीक है। जैसा कि विद computers and other devices, the bus is in the bus network transmit data। वो डाटा को ट्रांसफर करेगी, इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करेगी with output and input devices and information to the both direction। When the sender devices transmit data, the address and receiving devices is transmission to the route, यानी कि appropriate receiving जो है उसका communicate कर जाएगा। That is a bus network system। Ring network system, on the ring network system cable forms a closed loop, यानी कि उसका ring होता है with all computers arranged along the ring। जैसे कि आपको दिखाया गया है कि कंप्यूटर्स जो है वो रिंग की फॉर्म में इंटरकनेक्टेड है। डाटा ट्रांसमिट होगा ऑन अ रिंग, ट्रेवल्स फ्रॉम डिवाइस टू डिवाइस, एंटायर रिंग इज द वन डायरेक्शन। व्हेन द कंप्यूटर टू द अदर डिवाइस सेंड डाटा, देन वो क्या होगा, जो रिसीवर होगा वो रिसीव करेगा, ठीक है। रिंग टोपोलॉजी जो है वो एक ऐसा नेटवर्क टोपोलॉजी है हमारे पास, एक ऐसी नेटवर्किंग सिस्टम है जो कि कॉन्टिन्यूअस लूप होती है उसकी। अगर वो कॉन्टिन्यूअस लूप से मुराद है जारी रहने वाली, मतलब वो आपस में इंटरकनेक्टेड होती है। अगर वो दरमियान से कट ऑफ हो जाए या उसका जो कनेक्शन है वो अगर खत्म हो जाए या वायर कट हो जाए, तो सारे कंप्यूटर्स का सिस्टम जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास इंट्रानेट। इंट्रानेट क्या होता है, जैसे आप वाईफाई को यूज करते हैं, रिकॉग्नाइजिंग द एफिशिएंसी एंड पावर ऑफ इंटरनेट। और वो क्या होगा, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस में आप अप्लाई कर होते हैं इंटरनेट को, वेब टेक्नोलॉजीज होती हैं, और इंटरनेट जो कनेक्शन है वो उससे होता है। जैसे इंट्रा मीन विद इन, ठीक है। तो इंट्रा नेटवर्क क्या होता है, अब आपके पास कि वो विद इन टेक्नोलॉजीज, या आप जनरली उसको यूज कर रहे होते हो, आप अपने नेटवर्क के साथ जो भी आपके जो है ना कम्युनिकेट कर रहे होते हो, आप उसको इंफॉर्मेशन के साथ और जो है एम्प्लॉइज के साथ। नेक्स्ट हमारे पास है कि वाईफाई इंटरनेट कनेक्शन जो है, आपके पास वाईफाई इंटरनेट कनेक्शन कैसे होगा, आपके पास जो वाईफाई इंटरनेट कनेक्शन है, दैट इज यूर कनेक्टेड विद योर कंप्यूटर्स एंड डिवाइसेस दैट हैव अप्रोप्रिएट वायरलेस कैपेबिलिटी, ठीक है। आप कम्युनिकेट कर रहे हो, आप वाईफाई को कनेक्ट कर रहे हो, ये वाईफाई मींस अ वायरलेस फेडिबिलिटी उसकी जो है, ठीक है, या कैपेसिटी कह सकते हो, ठीक है। तो आप उसको यूज करने के बाद स्टैंडर्डाइज्ड उसका कम्युनिकेशन सिस्टम है, आप उसको फॉलो करोगे, ठीक है, ना कि आप उस चीज को फॉलो करोगे कि एक सिंपल प्रॉपर जो सिस्टम है आप उसको करोगे, ठीक है। तो आपने वाईफाई में जो है वो देख लेना है। अब हमारे पास है टेलीफोनिक सर्विस कस्टमर, जो यानी कि आपके पास सिंपल सैटेलाइट के जरिए सारा कुछ इंटरनेट कनेक्टेड है। अगर वो दूर है एरिया तो उनसे कैसे होगा, लॉन्ग डिस्टेंस पे कैसे होगा, एक कंपनी अगर काम कर रही है वो कैसे करेगी, ये सारा कुछ बताया गया। मोडेम क्या होता है, आपके पास DSL ये केबल से कनेक्टेड होता है। अगर आपका PTCL है और साथ में केबल कंपनी है आपके पास, जो भी है,
ठीक है, उससे आप लोग जो है कनेक्शन लेते हैं, दैट इज डीएसएल और मोडेम। ठीक है, मोडेम के जरिए आप कैसे लेंगे कि डिजिटल, वो एक डीएसएल जो है वो सेंड करेगा डिजिटल डाटा एंड इंफॉर्मेशन फ्रॉम अ कंप्यूटर टू डीएसएल लाइन। क्या होगी कि वो रिसीव कर जाएगा आपके पास डिजिटल डाटा एंड इंफॉर्मेशन टू द डीएसएल लाइन, फिर उसके बाद आपके पास केबल में आ जाएगा और आप जो है उस नेटवर्क को यूज कर सकते हैं। ये आपके पास छोटा सा एक टॉपिक रह रहा था कम्युनिकेशन एंड नेटवर्क सिस्टम्स का, तो ये मैंने आपको कंप्लीट करा लिया है। अब हमारे पास है एजुकेशन की पाकिस्तान की तालीमी पॉलिसीज और उसके मंसूबे। ठीक है, तो ये थोड़ा सा हमारे पास इसका हिस्ट्री बताई गई, एक्सप्लेन किया गया है। तो हम सबसे पहले पॉलिसीज को देख लेते हैं कि पॉलिसीज जो है उनके मकासद क्या थे। मकासद में यह है कि तलबा को इस्लामी नजरिया हयात के ज़ेरी असूलों के मुताबिक जिम्मेदारी जो है वो तालीम याफ्ता शहरी की हैसियत से बैनुल अक़वामी किरदार अदा करने के काबिल बनाया गया है। ठीक है, यानी कि उसकी आप लोगों ने रेशो यहाँ पे चेक करनी है तालीम याफ्ता शहरी की हैसियत से कि उसके रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है या उसका एम जो है ये क्या है। ठीक है, और उसके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको मद्देनजर रखना है, जैसे कि कौमी इत्तेहाद और यकजहती को फरोग देना, फर्द और माशरे की नशोनुमा और जमहूरियत को फरोग देना, निसाब और तदरीसी जो है किताबों को मुल्की ज़रूरियात के मुताबिक असर नौ मुरतब करना। ठीक है, ये आप लोगों ने इसके मकासद में देख लेना है। अब हमारे पास तालीमी पॉलिसीज हैं 1998 से 2010 तक की। ठीक है, हमने इसको एक नजर देखना है। सबसे पहले तालीमी कॉन्फ्रेंस 1947, 14 अगस्त 1947 के बाद पाकिस्तान एक खुद मुख्तार इस्लामी रियासत के तौर पर दुनिया के नक्शे पर उभरा था। पाकिस्तान के कयाम का मकसद जो था वो बगैर की तालीम ना थी, बल्कि मजहबी, मुआशरती और तालीमी लिहाज से मुसलमानों पर थी। ठीक है, तो हम लोग ये देख लेते हैं कि बरतानवी निज़ाम जो था तालीम का हमारे तालीम याफ्ता अफराद से थोड़ा सा हम लोग एहसास कमतरी का शिकार हो गए उनके तालीमी सिस्टम को देख के। ठीक है, तो हम लोगों को बानी पाकिस्तान कायदा था मोहम्मद अली जिन्ना को बरतानवी निज़ाम में पाई जाने वाली खराबियों को जो है वो पूरी तरह से फील करने के बाद 11 अक्टूबर 1947 को पाकिस्तान में इस्लामी तालीम के मुताबिक जो निज़ाम है वो राइज किया गया था। पाकिस्तान जिसके लिए हम पिछले 10 साल से कोशिश कर रहे हैं, खुदा का शुक्र है कि एक मुस्लिमा हकीकत बन गया है। ठीक है, यानी एक नई मुमलिकत का कयाम जो है हमारे मकासद को हासिल करने के लिए कायम हुआ है। ख्याल ये था कि इस्लाम के असूलों के मुताबिक आजादी से उस पर अमल किया जाएगा और उसके अकीदे को पेश नजर रखा जाएगा। ठीक है, ये इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जिसको हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। तालीमी कॉन्फ्रेंस से वजीर तालीम का खिताब। अब ये खिताब क्या था, उसमें क्या बताया गया था कि वो जो है तो अजीम जंगों की सूरत में हमारे सामने आएंगे, जमहूरियत और शहरियत की तरबियत ये जो है के सिलसिले में आपने फरमाया कि शहरी के लिए अपने हकूक और फराइज का जाना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो उसकी यानी रिस्पॉन्सिबिलिटी एक सिटीजन के हिसाब से क्या है, वो कौमी इत्तेहाद इस्तेहकाम को वाजिया किया और सूबाई जो फजीलत है वो बताई गई थी। एक सेकंड मुझे दीजिएगा काइंडली। जी सॉरी फॉर दैट। अच्छा, हम लोग देख रहे थे कि तालीमी कॉन्फ्रेंस और वजीर तालीम का उससे खिताब जो है, उसके बाद जो है ना तालीमी कमेटियों का कयाम जो है वो कैसे आया था, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो क्या थी। नजरिया पाकिस्तान का तहफ़्फ़ुज़ जो था उसको हमने मद्देनजर रखते हुए क्या सिफारिश की थी, और नजरिया पाकिस्तान की तालीम की बुनियाद जो है, क्योंकि उसके बगैर हम नजरियाती मुमलिकत जो है उसको कायम नहीं कर सकते थे। ठीक है, तो हमने क्या अक़लियतें जो हैं उनमें कायम करने के बाद उसका नजरिया हयात और मजहब के लिहाज से तालीम को लाजमी करार दिया था। तो लाजमी तालीम में हमने क्या किया इस कॉन्फ्रेंस ने मुल्क में हमारी लाजमी और मुफ्त इब्तदाई तालीम दी, जैसे कि प्राइमरी स्कूलों में आप देख रहे हैं, आप मिडिल स्कूल में देख रहे हैं, आप हाई स्कूल में देख रहे हैं कि हर बच्चे को किताबें जो है वो दी जाती हैं, गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है, और उसका यूनिफॉर्म वो खुद खरीदते हैं और मुफ्त तालीम विदाउट फीस जो है नौखवानदगी की सूरत में उन्हें दी जाती है। ठीक है, मुफ्त तालीम और का बंदोबस्त जो है वो नहायत जरूरी था। इब्तदाई तालीम से मुताल्लिका कमेटी बनाई गई, उन से जो है 5 साल के बाद जो है उससे बढ़कर 8 साल तक करार दे दिया गया, यानी 8 साल की तालीम अब जो है वो ज्यादा कर दी गई है। तालीम बालिगा में है कि पाकिस्तान में आबादी का एक बहुत बड़ा हिस्सा
ऐसे बालिग अपराध पर मुश्तमिल है जो पढ़ना लिखना नहीं जानते। ऐसे नाख्वानदा अपराध मुल्क में मजमूई तरक्की में बहुत बड़ी रुकावट है। जैसा कि तालीम बालिगा का निज़ाम शुरू करने के लिए कमेटी बनाई गई और फिर उस पर काम किया गया। शहरियत की तरबियत जो है वो पाकिस्तान की एक जमहूरी मुल्क है, जहाँ पे हकूक और फराइज की आगाही जो है वो जमहूरियत की बुनियाद पर दी जाती है, ठीक है? और उसकी जिम्मेदारी जो है वो उसे ट्रांसमिट की जाती है, या उसकी जिम्मेदारी जो है वो जो है उसे ड्यूटीज जो है वो अच्छे से परफॉर्म करता है। जरिए तालीम है हमारे पास कि पहली तालीम कॉन्फ्रेंस में सिफारिश की गई सूबों में प्राइमरी तालीम तक जरिए जो तालीम है वो बताया गया, या उसके बाद जो है आला तालीम याफ्ता उसे दिखाई गई है। उसके बाद है कि अंग्रेजी तालीम को जो है खत्म करने का कहा गया था, ठीक है? ये सबसे पहले जो है उसे ये सिफारिश आई थी कि बिल्कुल इसको खत्म कर दिया गया। बाद में जो है थोड़ा थोड़ा इस पे काम हुआ, रफ्ता रफ्ता बतौर जरिए तालीम खत्म करने के बाद आला तालीम में कौमी जबान दी जाएगी, लेकिन अब अंग्रेजी जो है वो इंग्लिश को एज अ सब्जेक्ट जो है वो कंपल्सरी कर दिया गया है। तालीम निस्वा में पाकिस्तान में खवातीन की शरह ख्वानदगी जो है मर्दों से बहुत कम थी, यानी देहात में खवातीन तालीम ना होने के बराबर थी। और कॉन्फ्रेंस के बाद जो है वहां पे कमेटी तश्कील करने के बाद एक गांव में जो तालीम है वो आम कर दी गई थी, ठीक है? कमेटी ने सिफारिश के बाद लड़कियों के लिए ज्यादा से ज्यादा तालीमी इदारे बनाए गए, बिकॉज यहाँ पे बेटी की तालीम की क्यों इंपॉर्टेंस है? बिकॉज हिजतुल विदा में इस पर बात हुई थी, ठीक है? क्योंकि तालीम निस्वा पर वहां पे बात हुई, यानी कि अगर एक बेटी पढ़ी लिखी होगी तो वो एक घर को चला सके। उसके बाद जो उसके रिश्ते हैं, चाहे वो माँ का है, बहन का है, बेटी का है, भाभी का है, जो भी है, वो उस एक मुआशरे को तश्कील देने के लिए बेटी की तालीम पर, यानी तालीम निस्वा पर, तालीम औरत की तालीम पर बहुत ज्यादा जोर दिया गया था। तालीम और फनी तालीम में हमारे पास 1947 में क्या है कि साइंसी फनी तालीम पर जोर दिया गया। उसकी सिफारिशात असातिज़ा को ट्रेनिंग दी जाती है बाकायदा। 1947 में ये तय हुआ था, एक तालीमी पॉलिसी बनाई गई थी जो कि आइंदा के लिए ये तय हुआ था कि मुल्क की तालीम को बेहतर बनाने के लिए इस्लामी नजरिया हयात पर रखी जाएगी। और 6 साल मनसूबा 1951 में तश्कील दिया गया। तालीमी इदारे खोलने और तालीमी तरक्की के नए प्रोग्राम्स के जरिए उस पर अमल दरामद जो था वो, यानी कि टीचर्स को ट्रेनिंग देने के बाद हमारे पास ट्रेन टीचर्स जो हैं हमारे इदारों में बच्चों को तालीम से फरोग दे रहे हैं। कौमी तालीमी कमीशन जो है 1959 में मुशावरात कुछ हुए थे, ये जिसमें सानवी फनी आला तालीम के इदारों में रहनुमाई और मशावरात जो हैं उनका बताया गया है, ठीक है? उसके बाद निज़ाम इम्तहानात है, डिग्री का प्रोग्राम है और जरिए तालीम है, टेक्स्ट बुक क्या होता है, इम्तिहानी बोर्ड क्या होते हैं, ये कौमी तालीमी जो पॉलिसी है 1970। आपकी पॉलिसीज बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए थोड़ा जल्दी से कवर कर रही हूँ इसको कि 1969 में मार्शल लॉ लगाकर जनरल मोहम्मद याया खान की हुकूमत जो है सरबत इक़्तिदार लाई गई थी, यानी कि उसका कयाम हुआ था। उसको जैसे एक बाकायदा से जो सदर होता है वो हलफ लेता है, बाकायदा जो उसकी स्टार्टिंग पॉइंट होता है वैसे, ठीक है, इक़्तिदार में लाना। उसके बाद मार्शल लॉ जो है वो नूर खान की सरबराही में तालीमी तजवीज़ पर एक कमेटी को तकर्रर किया गया, जिसमें तलबा, असातिज़ा और सियासी नुमाइंदे हैं, उनकी जो है तजवीज़ को मुरतब करते हुए एक जो है मार्च 1970 में असम्बली ने नूर खान की पॉलिसी जो है वो उसको नूर खान की जो पॉलिसी है उसको मंजूरी दे दी थी, ठीक है? इब्तदाई तालीम जिसमें ये कहा गया था कि पहली जमात से 8वीं जमात तक शुमार की जाएगी। 1980 तक ये लाजमी करार दी गई ये लाजमी करार दी गई थी। 5वीं दर्जे तक मुफ्त तालीम, उसके बाद 8वीं से 9th 10th भी जो है इसमें इंक्लूडेड कर दी गई थी। इल्म तालीम क्या था कि असातिज़ा की कमी को दूर करने के लिए सिफारिश की गई इंटर और डिग्री की सतह पर इल्म तालीम के तौर पर एक इख्तियारी मजमून जो है वो पढ़ाया जाए, ठीक है? नसाब में शामिल किया जाए। साइंस कॉलेज और साइंस स्कूल, इस पॉलिसी में सिफारिश की गई थी कि हर जिला में एक साइंस कॉलेज और हर तहसील में एक साइंस स्कूल बनाया जाए, यानी कि साइंस की तालीम को फरोग दिया जाए। कौमी जबान पाकिस्तान पॉलिसी के मुताबिक जो है, अकॉर्डिंग टू पॉलिसी जो है हमारे पास उर्दू के बारे में सिफारिश की गई कि इसे कौमी जबान करार दे दिया जाए, ठीक है? उसके बाद क्या है हमारे पास कि अंग्रेजी को बतौर जरिए तालीम बताया गया और उसके बाद आपके पास जो है उसकी रिपोर्ट्स के बाद जो एक जामिया और मुनफरिद पॉलिसी जो है उसकी तश्कील दी गई थी। कौमी पॉलिसी 1972 से 80 तक की थी। उसमें ये बताया गया था कि दिसंबर 1971 में मशरकी पाकिस्तान को अलग कर दिया गया था, ठीक है? और
पार्टी की हार में आई थी। जुल्फिकार अली भुट्टो इस पॉलिसी का ऐलान किया था। इस पॉलिसी के जरिए क्या था कि तमाम प्राइवेट इदारों को कौमी तहवील में लिया जाएगा और मुल्क की तालीमी निज़ाम के दूसरे जो पहलू हैं उन पर मद्देनजर डाला जाएगा। लाजमी और मुफ्त तालीम, ये मैंने आपको पहले भी बताया कि 5th तक होती थी। उसके बाद क्या था, 19 अक्टूबर 1972 से 8वीं तक और अक्टूबर 1974 से 10वीं तक जो है फीस बिल्कुल माफ कर दी गई थी, ठीक है। और 1979 से तमाम लड़कों और 1984 तक तमाम लड़कियों की तालीम को जो है वो मुफ्त करार देने की सहूलत जो है वो दी गई थी। फनी और पेशा वराना तालीम में कॉलेजों में तलबा की अक्सरियत जो है आर्ट्स में दाखिला यानी कि लेती थी, लेकिन 1980 के बाद कॉलेजेस जो है वो साइंस की तरफ तरक्की करने लगे और इस तरह से साइंस का मजमून पढ़ाया जाने लगा और उसका इजरा हुआ। उसके बाद हमारे पास जो है ओपन यूनिवर्सिटी का कयाम है, पीपल्स ओपन यूनिवर्सिटी, जहाँ पे आप लोग ओपन ये डिस्टेंस बेस्ड लर्निंग जिस तरह से हम कह देते हैं, इस यूनिवर्सिटी का नाम एक बार ओपन यूनिवर्सिटी रखा गया है। नेशनल बुक फाउंडेशन में किताब का एक ऐसा इदारा है, नेशनल बुक फाउंडेशन कायम किया गया, जो कि किताबों की तसनीफ और तासीफ और तर्जुमा अशात का जिम्मेदार होगा और पाकिस्तानी प्रिंटिंग कारपोरेशन के इस इदारे का हिस्सा बनाया जाएगा। इम्तिहानात, एग्जाम्स, पहली जमात से 5वीं जमात तक सालाना तरक्की, साल भर की कारकर्दगी की बुनियाद पर बगैर इम्तिहान देने का दिया गया, यानी कि प्रमोट करेगा। उसके बाद 5वीं से 9वीं तक, यानी जिस तरह से अब तक हमारे पास 5th और 8th के एग्जाम दिए गए हैं और 9th 10th का हमेशा से बोर्ड का इम्तिहान हुआ है। तालीमी इदारों में कौमी तहवील में 1972 में क्या हुआ कि निजी इदारे रकम अक्टूबर 1974 से तमाम निजी इदारों में कौमी तहवील में ले लिए गए थे और उसको उस पर मराद दे दी गई थी, ठीक है, बराबर तनख्वाह देने के पर उस पर यह तय हुआ कि निजी इदारों के मालकान जो है वो कोई मुआवजा हमको ना दिया जाए। फौजी तरबियत, तलबा को मुल्क की दिफा का अहल बनाने के लिए फौजी तरबियत दी गई। इस मकसद के लिए तलबा का बेहतरीन यूनिफॉर्म बनाया गया था और आइंदा क्लासेस में दाखिला के इजाफी सिफारिशी नंबर किए गए ताकि वो नेक्स्ट प्रमोट हो सके। यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन में हमारे पास 1959 की तालीमी पॉलिसी में यूनिवर्सिटी कमीशन के कयाम की सिफारिश की गई, यानी कि 1972 से 80 की पॉलिसी जो है उसके तहत ये अमल में आया था कि आला तालीम या आला तालीम और यूनिवर्सिटियों के तमाम मामलात के फैसले करना इस कमीशन के दायरे में होगा। इस कमीशन का नाम जो है वो हायर एजुकेशन कमीशन रखा गया था, यानी कि HEC। ये अभी भी है, ठीक है, मत भूलिएगा कि ये अभी भी है। 1959 से कयाम हुआ है इसका। 1972 से 80 की जो पॉलिसी है एजुकेशन कमीशन, और उसके बाद जो था हमारे पास उस पर जोर दिया गया था मैट्रिक तक मुफ्त तालीम। उसके बाद नए इम्तिहानी बोर्ड और यूनिवर्सिटियां कायम की गई थी, जहाँ पे ये जो बच्चे थे, मुसलमानों के तलबा थे, उनको आमदरफ्त की सहूलत, यानी कि किरायों पर खुसूसी रियायत, बस का इंतजाम, यूनिवर्सिटी बस, कॉलेज बस, ये दिया गया था, ठीक है, इन पर मुआवजा। उसके बाद है कौमी पॉलिसी 1979। ये हमारे पास सबका हुकूमतों की तरह 1977 में जनरल ज़ियाउल हक ने हुकूमत संभालते ही तालीमी हालात को जो है वो एक कॉन्फ्रेंस बुलाई और उसके बाद जो है तमाम करने के बाद उसकी रोशनी उस पॉलिसी में दी गई थी, उस दिन पर रोशनी डाली गई थी और वजीर तालीम जनाब मोहम्मद खान होते हुए, जो मोहम्मद खान जो हुती जो थे, उन्होंने 1979 में इस पॉलिसी को शाया कर दिया था। यहाँ मेरा आपसे ये सवाल है कि जनरल ज़ियाउल हक जो थे उनकी हुकूमत जो है वो कैसे खत्म हुई थी, ठीक है, मतलब उनके 5 साल पूरे हो गए थे तो हुकूमत से उनको फ्री कर दिया गया था, या इलेक्शन हुए थे, या उनका जो है टाइम पीरियड खत्म हो गया था, या उनसे जबरदस्ती इस्तीफा ले लिया गया था, या जो है उन्हें शहीद कर दिया गया था। ये जो है ना मेरा आपसे सवाल है यहाँ पे जनरल ज़ियाउल हक के हवाले से। अब उसके बाद इब्तदाई तालीम में उन्होंने बताया कि 53% बच्चे जो है स्कूल में तालीम हासिल कर रहे हैं, 47% बच्चे इससे महरूम थे। तय ये किया गया कि दाखिले की उम्र जो तक पहुंचने की 1979 में 4 साल तक के बच्चे जो है वो दाखिला ले सकते हैं, ठीक है, 5 सालों में जो है इधर उधर के जो बच्चे हैं। फिर मसाजिद स्कूल में बनाई गई, यानी हाई स्कूल में मस्जिद का इंतजाम इब्तदा में 5000 मसाजिद स्कूल में खोलने का प्रोग्राम बनाया गया था। मोहल्ला स्कूल, उसमें खवातीन जो पढ़ी लिखी थी उनको प्रेफर करके तरबियत गाह में तरबियत देने के लिए बुलाया गया था। उसमें तालीम की लिमिटेड जो है जो भी उसकी सहूलियात थी वो प्रोवाइड की गई थी। दही वर्कशॉप स्कूल में क्या था कि तालीम हासिल ना करने और वाले और ये तालीम मुकम्मल करने से पहले स्कूल छोड़ने वाले जो तलबा थे उनकी तरबियत में कोई इंतजाम जो था वो नहीं था, या उसकी वर्कशॉप लेने का खोलने का फैसला किया गया था। ऐसे वर्कशॉप स्कूल में तरबियत याफ्ता अमला मुकर्रर किया गया था, यानी कि आप यूँ समझ लें कि असातिज़ा को ट्रेनिंग दी जाती थी, फिर वो आगे और असातिज़ा को ट्रेनिंग देते थे, जिससे अभी भी एसएनसी की ट्रेनिंग जो है वो बाकायदा टीचर्स को दी गई है। की तालीम, यानी कि स्पेशल पर्सन
जो इस्लामियत और मुताला की तालीम को लाजमी करार दे दिया गया था। निजी इदारों की तालीम की इजाजत जो है वो 1972 की 80 की पॉलिसी जो थी उसमें दी गई। यूनिफॉर्म का मुतालबा 1979 से 80 में दिया गया था, एक जैसा यूनिफॉर्म होना चाहिए। उसके बाद है तालीमी पॉलिसी जो है 1992, ये हम यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन? नाइनटीन 92 की पॉलिसी जो है हम नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह देखेंगे। अगर आपका यहाँ पे कोई क्वेश्चन है देन यू कैन आस्क, और तब तक मैं आपको जो मैंने आप लोगों के लिए एक पीडीएफ इंपॉर्टेंट डाउनलोड की है अकॉर्डिंग टू इस्लामिक वर्ल्ड, वो मैं आपसे शेयर कर लेती हूँ। ये आपके पास टोटल 4 पेजेस की है। मेरी आवाज का स्क्रीन को कोई इशू तो नहीं है मैम साहिदा? इस्लामिक अल्फाज और उनकी इंग्लिश, यानी जायनमाज को क्या कहा जाता है? बिल्कुल ठीक है, आपकी कोई प्रॉब्लम ठीक है, ओके। यानी कि ये आपके पास इस्लामिक वर्ड्स हैं और उनकी इंग्लिश। जायनमाज, उसके बाद तस्बीह, कलमा पढ़ना, नियत, इरादा या इरादा करना, रोजा रखना, रोजा छोड़ना, ठीक है, परहेजगार, गुनाह। और ये आपके इंपॉर्टेंट जो वर्ड है, रोजा खोलने के लिए ब्रेकफास्ट या बहुत दफन करना, बरी या इंटर, ये इस तरह से ये जो है मैंने स्पेशली आप लोगों के लिए डाउनलोड की है कि तहज्जुद को क्या कहते हैं, तबलीगी जमात, कुर्बानियां या सदका जैसे सैक्रिफाइस, उसके अलावा इतकाफ, ये जो वर्ड्स हैं, एबोलिशन यानी मगफरत, उसके अलावा इस्तकामत, फेमलेसनेस, बहुतान लगाना, उसके अलावा या ये मेरी के एबोलिशन वुजू करना, ठीक है, वुजू बनाना, मेक एबोलिशन, नमाज पढ़ना, ऑफर प्रेयर्स, नमाज फजर, डॉन प्रेयर्स, जोहर की जो नमाज है उसको नून प्रेयर्स, असर की इवनिंग एंड डस्क प्रेयर, नाइट प्रेयर, ठीक है। ये फर्ज नमाज को हम लोग क्या कहते हैं, ऑब्लिगेट से फर्ज नमाज का वर्ड ऑब्लिगेट डिराइव किया गया। ऑब्लिगेट होता है ओबे करना, ओबे से जो है ना, ऑब्लिगेट ओबे से है कि मानना, ठीक है, या फर्ज समझना, ठीक है। ऑप्शनल प्रेयर में नफली इबादत आ जाती है, ठीक है। इसी तरह से तिलावत, रिसाइटेशन, मोमिन बिलीवर्स, ये जो मानते हैं, ठीक है। और उसके अलावा हमारे पास अजान है, कॉल आउट अजान, ठीक है। सजदा करना, सजदा पूजना, ठीक है, अडोरेबल, और रकू करना, ठीक है। सलाम कहना से सलाम, कुली करना, ठीक है। सर का मसा, गेट हेयर वेट, और हाथों का मसा करना, गेट एल्बो वेट, इबादत करना, वर्शिप, आखिरत का दिन यानी कि फाइनलाइज डे, या आप उसको लास्ट डे भी बोलते हैं, डोम्स डे भी बोला जाता है, फैसले का दिन जजमेंटल डे, ठीक है, ये जजमेंट डे, ठीक है। उसके बाद रहम जो है, ये 4 पेजेस पर मुश्तमिल कुछ इंपॉर्टेंट जो है वर्ड्स थे जिन्हें जो है आपसे शेयर किया गया है, ठीक है। ये पीडीएफ मैं आपको सेंड कर दूंगी। उसके अलावा एक आपके पास मेरे पास है एक्सेल की कीज जो है वो आपके पास रह रही थी, वो मैं अगर मुझे 2 मिनट और दिए जाएं मैम साजिदा तो मैं ये कंप्लीट करा लूंगी, ठीक है। ये हमारे पास है कंट्रोल प्लस एफ यानी सर्च करंट शीट। एक पार्टिसिपेंट मुझे बता दे कि इसको अप्लाई करके बताती जाऊं या ऐसे ही बता दूं तो कोई इश्यू तो नहीं है? एनीवन, कोई भी बोल दे। एक्सेल की शीट ओपन करके कीज को बकायदा अप्लाई करूं या ऐसे ही समझ आ जाएगी? जी मेरी अप्लाई कर दें तो ज्यादा बेहतर है। जी मैम, मैं कर देती हूँ। ओके ठीक है, मैं कर देती हूँ। मैं एक्सेल की शीट यहाँ से ओपन करती हूँ। जी जनाब, ये मेरे पास एक्सेल की शीट जो है ये ओपन हो गई है, और सबसे पहले की आपके पास है कंट्रोल प्लस एफ, यानी आपने कोई भी सर्च करना है तो आप करेंगे। यहाँ मैं आपके सामने जो है स्क्रीन विजिबल है मैम सहायता, कंट्रोल प्लस एफ करूंगी तो ये सर्च बार है आपके पास, ठीक है। सेम एज इट इज हमने वर्ड में भी इसको यूज किया है, हमने इसको पीडीएफ में पीपीटी बनाते हुए यूज किया है। फाइंड और रिप्लेस को तो कंट्रोल प्लस एफ से होता है, ठीक है। आप कुछ भी सर्च करना चाहते हैं तो कंट्रोल प्लस एफ से होगा। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं कि नेक्स्ट की आप लोगों की है कंट्रोल प्लस जी, सेट सर्टेन एरिया पे आपने जाना हो, कंट्रोल प्लस जी को प्रेस करेंगे, ठीक है। एच को फाइंड के लिए जी और एच को मैं अप्लाई करके दिखा देती हूँ आपको। कंट्रोल प्लस जी, ये है आपका गो टू, ठीक है। आप रेफर देंगे अगर आपके पास जो आपका डॉक्यूमेंट है वो बहुत बड़ा है, जैसे आपके पास बिजली के बिल होते हैं, आपके पास गैस के बिल होते हैं, और आप जाना चाहते हैं रेफरेंस देके किसी एक पर, तो आप उसको स्पेशल करके यानी कि उसका यहाँ पे लिख के आप उसको बता सकते हैं, ठीक है।
उसके बाद हमारे पास था कंट्रोल एच। यहाँ पे हमारे पास क्या है, फाइंड और रिप्लेस। ये फाइंड व्हाट और रिप्लेस विद, यानी कि अगर आपके पास कोई ऐसा डॉक्यूमेंट है जहाँ पे आप वर्ड दी जो है, THE दा जो है, दी जिसको आप लोग अक्सर पढ़ रहे होते हैं, दी या दा जो भी प्रोनाउंसिएशन करना चाहें, तो आप उस दी वर्ड को इज में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे फाइंड वर्ड में लिखेंगे THE दी, और यहाँ पे रिप्लेस विद IS इज, और फिर इसको रिप्लेस आल कर देंगे या फाइंड नेक्स्ट कर देंगे, फाइंड आल कर देंगे, रिप्लेस आल कर देंगे। तो जहां जहां आपका वर्ड डी लिखा होगा वहां पे इसका वर्ड जो है वो रिप्लेस हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास की जो है नेक्स्ट इज कंट्रोल प्लस आई और कंट्रोल प्लस के सेम एज इट इज है। हाइपरलिंक बताने की जरूरत नहीं है, पहले मैं बता चुकी हूँ आप लोगों को, फिर भी समझना है आई एम हेयर इन ग्रुप तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। और उसके बाद कंट्रोल प्लस आई इटैलिक के लिए होता है। ये भी वर्ड जो वर्ड में होता है बिल्कुल वैसे होता है, फिर भी मैं आपको बता देती हूँ यहाँ पे कुछ भी टाइप करके। जैसे मैंने ये वर्ड टाइप किया, इसको मैंने कंट्रोल प्लस ए से सिलेक्ट करना है, ये जो मैंने वर्ड टाइप किया, ठीक है। इसको सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आप कंट्रोल आई, मैंने इटैलिक को प्रेस कर दिया, वैसे आप कंट्रोल आई में करके दिखा देती हूँ। ये देखिए, कंट्रोल आई से आप इटैलिक कर सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग जो है इसको यूज कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट की है आपकी कंट्रोल प्लस एल, यानी कि क्रिएट अ टेबल डायलॉग बॉक्स होता है। उसके बाद आपके पास ये आप डायलॉग बॉक्स को जो भी ओपन करना चाहें आप उसे ओपन कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद कंट्रोल होम पे आप जाना चाहें, होम प्रेस करने के बाद आप फंक्शनल कीज को यूज कर सकते हैं। एंड को यूज करना चाहे तो आप कंट्रोल प्लस एंड को यूज करेंगे। सेम फंक्शन है इसका वर्ड में भी जो मैंने पहले बताया है, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास शिफ्ट प्लस अप है, ठीक है, ये आप इसको यूज कर सकते हैं। एंड वाले बटन से आप एंड को यूज कर सकते हैं, अदरवाइज जो है आप शिफ्ट प्लस एरो वाले आप अपर एरो से आप मूव करेंगे, जैसे जैसे मैं आपके सामने ये मूव कर रही हूँ, अपर एरो से अपर और लोअर से लोअर, ठीक है। आप लेफ्ट जाना चाहे आप लेफ्ट कर सकते हैं, आप राइट जाना चाहे आप राइट कर सकते हैं, ठीक है। और शिफ्ट और इंसर्ट से आप लोग जो है वो स्टोर करेंगे क्लिपबोर्ड को। सेम फंक्शन है इसका वर्ड में भी जैसे पहले बताया था। कंट्रोल प्लस एस से आप किसी भी डॉक्यूमेंट को सेव करते हैं, सेम एज इट इज मैं यहाँ पे यूज करती हूँ कंट्रोल प्लस एस को। ये देखें आपके पास सेव है, और अगर आप सेव एज वाली फाइल जो है दोबारा सेव कर लेते हैं, आप जो भी फाइल होगी, अगर आप सेव की हुई फाइल को देखना चाहते हैं देन आप स्टार्ट पर क्लिक करने के बाद सेव एज वाले बटन के बाद आपके पास ये एक्सेल में शीट्स जो है ओपन हो जाएंगी, ठीक है। आप जिस भी नाम से सेव करेंगे सेव की हुई शीट जो है वो इस तरह से आपके पास ओपन हो जाएगी। कंट्रोल प्लस 1 है चेंज द फॉर्मेट, आप फॉर्मेट को चेंज करना चाहते हैं। कंट्रोल प्लस 2 है बोल्ड करना चाहते हैं आप सेल को। कंट्रोल प्लस 3 है आप टेबल को क्रिएट करना चाहते हैं। W है फॉर करंट वर्क बुक, और X है कट करना चाहते हैं। Y है पेस्ट करना चाहते हैं, रिपीट अनडू और रीडू करना चाहते हैं आप Y और U से कर सकते हैं। V से आप पेस्ट कर सकते हैं। F1 आपके पास हेल्प करता है मेन्यू में। उसके अलावा F2 जो है वो सिलेक्टेड सेल को ओपन करता है। बाकी कीज जो है वो आपके पास आसान है, 6 7 8 ये टूल बॉल्स से रिलेटेड। सॉरी मैम साहिदा आपके लेसन का टाइम हो गया है। जी मैम साहिदा आप स्टार्ट कर सकते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मैम मैं बिल्कुल देती हूँ, आप स्क्रीन ऑफ कर दें। जी मैम मैंने स्क्रीन ऑफ कर दी है। कितने पार्टिसिपेंट्स हैं मैम जवेरिया हमारे पास अभी? मैम जवेरिया मेरी आवाज आ रही है आपको? जी जी मैम बिल्कुल आपकी आवाज क्लियर है, आपकी स्क्रीन भी शो हो रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करते हैं अल्लाह ताला के नाम से। सबसे पहले तो मिस किरण के हवाले से बहुत अफसोस हुआ मिस किरण के वालिद का सुन के। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अल्लाह ताला उनके अबू की दर्जात बुलंद फरमाए, उनको सब्र जमील अता फरमाए, आमीन।
स्टार्ट करते हैं जी आज का जो है सेशन हमारा। फर्स्ट ऑफ ऑल पहली मोटिवेशनल कोटेशन हमारे इस लेक्चर की, थिंक बिग, ट्रस्ट योरसेल्फ एंड मेक इट हैपन। बड़ा सोचें, खुद पे ट्रस्ट करें और साबित करें कि आप कर सकते हैं, और उस वक्त तक आप जो है करते रहे मेहनत जब तक कि आपका गोल आपको अचीव नहीं हो जाता। तो बहुत अच्छी मोटिवेशनल कोटेशन थी जो आज मैंने शेयर की आपके साथ। आज हम स्टार्ट करते हैं हमारे दो लेक्चर्स जो है आज और कल का। 2 टॉपिक्स हम आज क्लियर करेंगे। आज का जो था वो है हमारा मेजर इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम, बड़े माहौलियाती मसाइल। तो और जो है इसको हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसकी आउटलाइन देख लेते हैं। आज इसमें हम लोग जो है डिस्कस करेंगे माहौलियाती मसला क्या होता है, इसको देखेंगे। नेक्स्ट हम देखेंगे मुख्तलिफ माहौलियाती मसाइल की वजूहात क्या है। उसके बाद हमने इसमें जो है आज थोड़ा सा देखना है माहौल को आलूदा करने वाले मुख्तलिफ अनासर की ज़िंदगी पर असरात क्या होते हैं, और ग्लोबल वार्मिंग के नौइयत और वजूहात जानेंगे। नेक्स्ट जो है हम ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट को भी देखेंगे और माहौलियाती आलूदगी से बचने की तदाबीर पर भी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं पोल्यूशन यानी आलूदगी। किसी मवाद का इंसानी नुक्ते नज़र से माहौल में गैर मुतनासिब मिकदार में दाखिल होना जो इसके वजूद के लिए नुकसान का बाइस बने, माहौलियाती आलूदगी कहलाता है। घरों, सनतों, फैक्ट्रियों, गाड़ियों, ट्रेनों, जहाज़ों वगैरह से निकलने वाला मवाद हमारे कुदरती माहौल को आलूदा करता है। इनके चलने से शोर की आलूदगी पैदा होती है, जबकि धुएं से फ़िज़ाई आलूदगी होती है। कूड़ा करकट से भी आलूदगी पैदा होती है और इसके साथ साथ ये आबी आलूदगी का भी बाइस बनती है। माहिरीन माहौलियात के नज़दीक फ़िज़ाई आलूदगी यानी एयर पोल्यूशन, आबी आलूदगी, वाटर पोल्यूशन, मिट्टी की आलूदगी, सॉइल पोल्यूशन और शोर की आलूदगी, नॉइज़ पोल्यूशन इंसान के लिए परेशानी का बाइस हैं। अभी हम लोग डिस्कस करते हैं सबसे पहले एयर पोल्यूशन। जैसे कि आपको इस इमेज में भी नज़र आ रहा है, कुछ फैक्ट्रीज में से निकलता हुआ धुआं फिजा में जा रहा है, जिसमें हमारी फिजा जो है वो आलूदा हो रही है और इससे बहुत सारी स्किन की प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं और सांस की प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं, और इससे सबसे बढ़कर के ये ऑक्सीजन की कमी पैदा करती है। और यहाँ देखते हैं जी हमारे टॉपिक के अंदर इसमें क्या बताया गया है। फ़िज़ाई आलूदगी एयर पोल्यूशन कुर्रा हवाई मुख्तलिफ गैसों से मिलकर बना हुआ है और इसने ज़मीन को चारों तरफ से एक गिलाफ की मानिंद घेर रखा है। ये कुर्रा हवा हमको सूरज से आने वाली ख़तरनाक शुआओं से महफूज रखता है और ज़मीन के दर्जे हरारत को एतदाल पर रखता है, जिसकी वजह से ज़मीन पर ज़िंदगी का वजूद मुमकिन है। फ़िज़ा में मुख्तलिफ किस्म की जहरीली गैसें, गर्दो गुबार, धुआं, खाकी ज़रात, आबी बुखारात, कीमियाई मादे और ख़तरनाक ताबकारी शुआएं इंसानी और कुदरती अवामिल की वजह से दाखिल होती हैं और फ़िज़ा को आलूदा करती हैं। फ़िज़ाई आलूदगी की वजूहात क्या हैं? फ़िज़ाई आलूदगी की वजूहात आतिशफ़शानी, जंगली आग का बेकाबू हो जाना, समंदरों में सुनामी वगैरह का आ जाना, तूफान, सनतों का क़याम, ज़राए नक़्लो हमल, जंगलात का कटाव, कूड़ा करकट को बगैर हिफाजती तदाबीर के तल्फ करना, ज़रूरी शोबे में कीड़े मार अद्वियात और कीमियाई खादों का इस्तेमाल, जंगें और तेल बरदर बहरी जहाज़ों के हादसात वगैरह हमारे गिरदोनवा में फ़िज़ाई आलूदगी की अहम वजूहात हैं। ये थी वजूहात फ़िज़ाई आलूदगी की। फ़िज़ाई आलूदगी के असरात। फ़िज़ाई आलूदगी के असरात क्या बढ़ रहे हैं? दुनिया में फ़िज़ाई आलूदगी के बढ़ने से इंसान को मुख्तलिफ अनवा के मसाइल का सामना करना पड़ रहा है। इससे जो है तेज़ाबी बारिश, ओज़ोन की तह का कमज़ोर होना, बीमारियों का आम होना, जिनमें मुख्तसर अरसे की बीमारियां जैसे आंखों में जलन होना, नाक, कान और गले की बीमारियां, सर में दर्द होना, एलर्जी, दमा, सांस में तकलीफ होना शामिल है।
लंबे अरसे तक रहने वाली बीमारियों में सांस की बीमारियां, कैंसर, दिल की तकलीफ, दिमागी निज़ाम का मुतासिर होना, जिगर की तकलीफ, गुर्दों और फेफड़ों की तकलीफ का शुरू होना शामिल है। ज़रूरी पैदावार और मनफी असरात मुरतब होना वगैरह माहिरीन के मुताबिक इसके असरात हैं। फ़िज़ाई आलूगी की वजह से जो है ये प्रॉब्लम्स जो है क्रिएट होती हैं। नंबर 2 हम लोग डिस्कस करना है आबी आलूगी यानी वाटर पोल्यूशन। ये क्या होता है इसको ज़रा देख लेते हैं। पानी की तबई और कीमियाई तरकीब में नामवाफिक तब्दीली आबी आलूगी कहलाती है, जो इंसानों के साथ साथ अर्जी जानदारों पर भी मनफी असरात मुरतब करने का बाइस बनती है। हमारे आबी ज़खायर बड़ी तेज़ी से इंसानी सरगर्मियों के बाइस आलूदा हो रहे हैं। हमारी ज़मीन पर जो है 71% पानी है। इस कुल पानी का 97% समंदरों में, जबकि 3% ताज़ा पानी नदियों, चश्मों, झीलों, हवा में नमी, दरियाओं, ग्लेशियर्स और ज़ेर ज़मीन पानी के ज़खायर की सूरत में मौजूद है। पानी के आलूदा होने की वजूहात, और ये पानी की आलूदगी का एक मंजर आपको यहाँ इस इमेज पे भी नज़र आ रहा होगा कि किस तरह से हमारा जो पानी है वो आलूदा हो रहा है। फैक्ट्रियों से आने वाला जो है गैर ज़रूरी जो मवाद होता है वो उसका जो रुख है वो नदी नालियों में कर दिया जाता है, जिससे कि पानी आलूदा होता है। और इससे जो है पानी में रहने वाली जितने भी आबी जानदार हैं वो उससे न सिर्फ मुतासिर होते हैं बल्कि बहुत ज़्यादा नापैद भी होते जा रहे हैं। फसलों की काश्त के दौरान मुख्तलिफ खादों और स्प्रे का बेजा और बेवक्त इस्तेमाल, घरों और कारखानों के पानी का बराह रास्त नालों के जरिए नदियों और फिर दरियाओं तक पहुंच जाना, सैलाबों की वजह से भी पानी आलूदा हो जाता है। तेजाबी बारिश भी पानी को आलूदा करती है। समंदरों में बड़े पैमाने पर कूड़ा करकट फेंका जाता है। ये कूड़ा लहरों के जरिए समंदर के मुख्तलिफ हिस्सों तक पहुंचकर समंदरी पानी की आलूदगी का बायस बनता है। तेल बरदर जहाज़ों के हादसात के बायस तेल का पानी में मिल जाना भी आलूदगी की एक बड़ी वजह है। अस्पतालों में, और क्योंकि पानी में जो है तेल वो मिक्स तो नहीं होता, वो ऊपर वाली तह में जो है वो रह जाता है, जिससे पानी के अंदर ऑक्सीजन नहीं पहुंचती और ज़ेरे ज़मीन जितने भी ज़ेरे जो पानी के अंदर जितने भी जानदार हैं जिनको ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, और जहाँ पौधे हैं उसके अंदर नबातात हैं जिनको ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, वो पानी में ऑक्सीजन मिक्स नहीं होती ऑयल की वजह से, क्योंकि ऑयल की तह जम जाती है, तो इससे भी ये बहुत बड़ा नुकसान होता है। पानी की आलूदगी के असरात। पानी की आलूदगी इंसानी ज़िंदगी के साथ अर्जी जानवर और आबी हयात के लिए भी बहुत ज़्यादा नुकसान का बाइस बनती है। आबी हयात का ख़त्म होना और नापैद होना, जहरीले केमिकल एक जानदार से दूसरे को मुंतकिल होकर बिला आखिर इंसानी जिस्म में दाखिल होकर मोजी अमराज का बाइस बनते हैं। मलेरिया जैसी बीमारी का आम होना, आलूदा पानी के इस्तेमाल से पेट की बीमारियां, यरकान, कैंसर, मैदे की बीमारियां और गुर्दों की तकलीफ वगैरह शामिल है। दुनिया की निस्फ आबादी आलूदा पानी इस्तेमाल करती है। और इस आलूदा पानी के इस्तेमाल की वजह से हर साल लातादाद लोग मुख्तलिफ बीमारियों से मर जाते हैं। नंबर 3 पे है मिट्टी की आलूदगी, सॉइल पोल्यूशन। ये क्या होती है इसको देख लेते हैं। मिट्टी की तबई और कीमियाई तरकीब में नामवाफिक तब्दीली जो ज़मीनी हयात पर मनफी असरात मुरतब करने का बाइस बने, मिट्टी की आलूदगी कहलाती है। मिट्टी की आलूदगी की वजूहात: घरों, सनतों, मार्केटों और हस्पतालों से पैदा होने वाला कूड़ा करकट बगैर हिफाजती तदाबीर के तल्फ कर देना, कीड़े मार अद्वियात और खादों का बेजा और बेवक्त इस्तेमाल मिट्टी की आलूदगी का बाइस बनता है। जंगलात का कटाव, सनतों, फैक्ट्रियों, सड़कों और इमारतों की तामीर, मनसूबाबंदी और माहौलियाती उसूल का न होना, कानकनी और कूड़ा करकट को आग लगाना, ऑयल रिफाइनरी से फालतू मवाद का निकलना वगैरह माहिरीन के मुताबिक मिट्टी की आलूदगी की अहम वजूहात हैं। मिट्टी की आलूदगी के असरात।
ज़मीन की आलूदगी के असरात गुंजान आबाद इलाकों में वाज़े तौर पर महसूस होना शुरू हो चुके हैं। हमारी ज़मीन में कुदरती और इंसानी सरगर्मियों से आलूदा होती है। इनमें कूड़ा करकट, सनतों में इस्तेमाल होने वाले खतरनाक केमिकल, सनती हादसात, कीड़े मार अद्वियात, मुख्तलिफ खादें, कानकनी, जोहरी तवानाई वगैरह काबिल ज़िक्र हैं। कुदरती तरीके से ज़मीन की आलूदगी आतिशफ़शा के फटने से, ज़िलज़लों से, सेमोथोर और ज़मीन की कटाव से होती है। कूड़े के ढेर की वजह से इंसान को मुख्तलिफ बीमारियां लग जाती हैं। फेफड़ों, सांस, जिल्द और कैंसर जैसी मौजी अमराज का खतरा भी लाहक होता है। जब जमीन आलूदा हो तो इससे पानी भी आलूदा हो सकता है। अगर उस कूड़े को आग लगाई जाए तो बहुत खतरनाक गैसें हवा में शामिल होकर फिजाई आलूदगी का बायस बनती हैं। तो ये थी इनके असरात। अब है शोर की आलूदगी, नॉइस पोल्यूशन। हम मुख्तलिफ किस्म की आवाज़ें रोज़ सुनते हैं। कुछ आवाज़ें हमको बहुत अच्छी लगती हैं और जब ये हद से बढ़ जाए तो बहुत बुरी लगती हैं। अगर आवाज़ें एक हद से बढ़ जाए तो इसको शोर की आलूदगी का नाम दिया जाता है। शोर की आलूदगी को भी माहौलियाती आलूदगी की ही एक किस्म है। ये नाखुशगवार आवाज़ें हमारी जहनी और जिस्मानी ज़िंदगी को मुतासिर करती हैं। ये मुख्तलिफ किस्म की आवाज़ें हमें गाड़ियों, हवाई जहाज़ों, प्रेशर हॉर्न, फैक्ट्रियों वगैरह से आती हैं। शोर से सिर्फ इंसान ही मुतासिर नहीं होते बल्कि जंगली जानवर और पानी में पाए जाने वाली मखलूक भी मुतासिर होती है। दरख्तों की कटाव के शोर से जंगली जानवर मुतासिर होती हैं, जबकि पानी में कश्तियों और बहरी जहाज़ों के चलने से इंजन की आवाज़ से आबी मखलूक भी मुतासिर होती है। शोर की आलूदगी की वजूहात। घरों में इस्तेमाल होने वाली रोज़मर्रा की अशिया शोर का बायस बनती हैं। इनमें स्पीकर्स हैं, ग्राइंडर मशीन्स हैं, वॉशिंग मशीन्स हैं, एयर कूलर्स हैं, टीवी वगैरह शामिल हैं। इन तमाम चीज़ों के इस्तेमाल से घर के अंदर शोर की आलूदगी पैदा होती है। मुख्तलिफ किस्म की माशरती सरगर्मियाँ मसलन शादी ब्याह और जलसे जुलूस भी शोर की आलूदगी का बायस बनते हैं। तिजारती और सनती इलाकों में प्रिंटिंग प्रेस और फैक्ट्रियों में जहाँ पर मुख्तलिफ अशिया तैयार की जाती हैं वो बड़े बड़े तामीराती मनसूबे भी शोर का बायस बनते हैं। मुख्तलिफ किस्म की गाड़ियाँ मसलन मोटरसाइकिल, रिक्शे, हवाई जहाज़, ट्रेनें वगैरह चलने से शोर पैदा होता है। इस शोर को आलूदगी का नाम दिया जाता है। शोर की आलूदगी के असरात। शोर की आलूदगी से इंसान की तबीयत पर मनफी असरात मुरतब होते हैं। सुनने की सलाहियत मुतासिर होती है। बेवक्त शोर नींद को भी मुतासिर करता है। बाज़ हालात में सुनने की सलाहियत बिल्कुल ही ख़त्म हो जाती है। शोर की वजह से इंसान को शदीद गुस्सा आता है, ब्लड प्रेशर का बढ़ जाना, सर में शदीद दर्द होना वगैरह भी शामिल है। इंसान की जहनी सलाहियत बहुत मुतासिर होती है। अब हम डिस्कस कर लेते हैं ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग क्या है? कुदरत ने कुरे अर्ज के गिर्द गैसों का एक हिफाजती गिलाफ बना रखा है। इंसानी सरगर्मियों से गैसों के इस हिफाजती गिलाफ की तरकीब में फ़र्क होने के बाइस ज़मीन की औसत दर्जा हरारत में मुसलसल इजाफा हो रहा है। कुरे अर्ज की औसत दर्जा हरारत में बतदरीज इजाफा ग्लोबल वार्मिंग कहलाता है। जैसे कि आपको इस इमेज में भी नजर आ रहा है, जैसे सूरज की शुआएं हैं यहाँ पर, ये देखिए सीधी पड़ रही हैं, जबकि ओजोन की जो ये तह है, जो गैसेस हैं, ये जो है ओजोन की एक जो है तह बना रही हैं, जिससे डायरेक्ट सूरज की शुआएं जो है वो ज़मीन पर नहीं पड़ती। डायरेक्ट अगर सूरज की शुआएं ज़मीन पर पड़ती हैं तो बहुत सारी बीमारियों का बायस बनती है, क्योंकि ये शुआएं बहुत ज़्यादा लेज़र जो यूं कह सकते हैं इफेक्ट हो सकता है, ये उसमें जो है शामिल हो जाती हैं। ग्लोबल वार्मिंग की वजूहात क्या है? मुख्तलिफ फैक्ट्रियों, गाड़ियों, हवाई जहाज़ों, ट्रेनों वगैरह से निकलने वाला धुआं ग्लोबल वार्मिंग का बायस बनता है। तेल, डीजल और कोयले के जलने की वजह से बड़े पैमाने पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस खारिज होकर फिजा में दाखिल हो रही है, जो दर्जा हरारत में इजाफे का बायस बन रहा है। हीट बढ़ती जा रही है। दरख्तों की बेजा कटाई और फजाई आलूदगी भी ग्लोबल वार्मिंग का बायस बनती है।
यही वजह है दरख्तों का काट देना। नवंबर जो है वो स्टार्ट हो चुका है, लेकिन अभी भी काफ़ी मकामात पर बहुत गर्मी है। हमारे इलाके में भी अभी तक फैन जो है वो दिन में चल रहे होते हैं, रात में भी अंदर चल रहे हैं। मतलब इतना जो है दरख्त की कटाव की वजह से हमारा जो है माहौल डिस्टर्ब हुआ है, और स्पेशली जो हमारे सोलर सिस्टम जो आ चुका है उसकी वजह से भी ये इफेक्ट हो रहा है। दर्जा हरारत जो टेम्परेचर जो है वो बढ़ चुका है काफ़ी। ग्लोबल वार्मिंग के असरात क्या हो सकती हैं? ग्लोबल वार्मिंग की वजह से पूरी दुनिया के माहौल में तब्दीलियां रोनुमा हो रही हैं। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से समंदर की सतह की बतदरीज बुलंद होने के असरात जाहिर हो रहे हैं। ग्लेशियर्स जो है वो तेजी से पिघल रहे हैं। सैलाबों का बेवक्त और ज्यादा होना, आलमी औसत दर्जा हरारत में इजाफा होना, खुश्क साली का आम होना, कुदरती आफात मसलन कहत वगैरह का वकूअ पजीर होना ग्लोबल वार्मिंग की वजह से है, जिससे बड़े पैमाने पर बीमारियां भी फैल रही हैं। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से फसलों और मवेशियों की पैदावार में बड़ी हद तक कमी वाक़ई हो रही है। पीने के पानी की कमियाबी, बारिशों की कुदरती निज़ाम का बेरब्त होना, मसलन बाज़ इलाकों में बहुत ज़्यादा बारिशें होंगी जबकि बाज़ इलाकों में बिल्कुल बारिशें नहीं होंगी। कुदरती वसाइल मसलन जंगलात, घास के मैदानों वगैरह की पैदावारी सलाहियत में बतदरीज कमी वगैरह इसके अहम असरात हैं। अब है जी ग्रीन हाउस इफेक्ट। जैसे कि आप लोग पहले भी आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, सुना भी होगा कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है गैस, वो खाकी ज़रात और आबी बुखारात ज़मीन से खारिज होने वाली हरारत को जज्ब करते हैं, जिसके नतीजे में वो हरारत को मुकम्मल तौर पर फिजा में खारिज नहीं होने देते। इस तरह हरारत के जज्ब होने से कुर्रे हवाई के निचले हिस्से में दर्जा हरारत का इजाफा ग्रीन हाउस इफेक्ट कहलाता है, जो ज़मीन के दर्जा हरारत को मुतवाज़िन रखता है। ज़मीन का औसत दर्जा हरारत 15 डिग्री सेंटीग्रेड है। कुर्रे हवा में मौजूदा कार्बन डाइऑक्साइड, आबी बुखारात, खाकी ज़रात, मीथेन, क्लोरोफिल, कार्बन्स और दूसरी गैसों की मिकदार बढ़ने से फिजा और ज़मीन की सतह का दर्जा हरारत बढ़ने के साथ साथ ओजोन को भी नुकसान पहुंच रहा है। सनअती इनकलाब के बाद कुर्रा हवा में कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार में बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ है। इसकी बुनियादी वजह जो है वो कोयला, तेल, गैस और दूसरे ईंधनों का बड़े पैमाने पर जलाना और इस्तेमाल करना है। ग्रीन हाउस इफेक्ट ग्लोबल वार्मिंग का बायस बन रहा है। माहौलियाती आलूदगी को कम करने की तदाबीर। कूड़ा करकट घरों के बाहर, गलियों, सड़कों और नदी नालों में फेंकने से परहेज करें। पानी ज़रूरत के मुताबिक जो है वो इस्तेमाल करना चाहिए। अपने घर, मोहल्ले और शहर को साफ रखना चाहिए। काबिल इस्तेमाल चीज़ों को कूड़े में मत फेंकें। कूड़े को आग हिफाजती इकदाम के बगैर मत लगाएं। प्लास्टिक बैग कम से कम इस्तेमाल करें और ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो दरख्त लगाए जाएं। इसके जो अहम पॉइंट्स हैं वो है कि इंसानी ज़िंदगी, अर्ज़ जानदारों और आबी हयात पर पानी की आलूदगी के मनफी असरात मुरतब हो रहे हैं। कूड़ा करकट, कीड़े मार अद्वियात और खादों का बेजा इस्तेमाल ज़मीन की आलूदगी का सबब बनता है। ग्रीन हाउस इफेक्ट हमारी ज़मीन की दर्जा हरारत को मुतवाज़िन रखता है। ज़मीन की औसत दर्जा हरारत 15 डिग्री सेंटीग्रेड है। शोर की आलूदगी से इंसान की तबीयत और जहनी सलाहियत मुतासर होती है। ज़मीन के दर्जा हरारत में बतदरीज इजाफा ग्लोबल वार्मिंग कहलाता है। ये कुछ सवाल थे, ये आप लोगों ने खुद ही सॉल्व करने हैं, मैंने नहीं बताने। 4-5 क्वेश्चन है इसी से रिलेट, बहुत इजी है, ये आप लोग खुद कर लीजिएगा। और अब जो है हम लोग नेक्स्ट चलते हैं अपने जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस की तरफ। इसको जरा हम लोग रीड कर लेते हैं। मैम जवेरी आप हैं मेरे साथ? मिस नगीना आप हैं साथ? जी मौजूद है मैम। मैम भी हूँ, मैम जवेरिया भी हैं। अच्छा, और बाकी हमारे पार्टिसिपेंट्स भी हैं, वो चले गए हैं? माशाल्लाह हैं काफी लोग। अच्छा चले।
यहाँ पर जनरल नॉलेज के कुछ क्वेश्चंस हैं अब जो बार बार जो है रिपीट हुए हैं पेपर्स में, और वही आज हम लोग इसमें थोड़ा सा इसको देख लेते हैं। कुछ और भी है, अगर टाइम बचा तो उसको भी मैं करवा दूंगी। अभी हम पहला जो है इसका कर लेते जीके का। पहला क्वेश्चन है जी जो बार बार रिपीट हुआ है पेपर्स में, पास्ट पेपर्स में। विच वाज द मदर टंग ऑफ कायद-ए-आज़म? कायद-ए-आज़म की मदर टंग क्या थी? तो इनकी मदर टंग हिंदी, बलोची, पंजाबी, गुजराती। तो सही ऑप्शन इसका जो है वो है गुजराती। क्वेश्चन नंबर 2 है हाउ मेनी सीट्स ईच प्रोविंस हैव? जो होती हैं प्रोविंस की, हर प्रोविंस की वो कितनी होती हैं? 23 होती हैं, 16 होती हैं, 18 होती हैं या 20 होती हैं? तो इसमें आंसर है 23 होती है। ये तकरीबन ही हम लोग ने सारे ही एमसीक्यूज और जितने भी ये क्वेश्चंस बार बार रिपीट हो रहे हैं ये हमने अपने टॉपिक्स में कर लिए, कर चुके हैं सारा। विच सिटी इज कॉल्ड वैली ऑफ फ्लावर्स? फ्लावर्स वादी यानी फूलों की वादी किस को कहा जाता है? पेशावर, कोयटा, लाहौर, कराची। तो इसका सही ऑप्शन है पेशावर को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 है कि कायद-ए-आज़म वाज फर्स्ट वाइफ डाइड इन। कायद-ए-आज़म की जो पहली बीवी थी वो उनकी डेथ कब हुई? या वो हुई थी 1893 में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है हाउ मेनी हाई कोर्ट्स आर देयर इन पाकिस्तान? पाकिस्तान में कितने हाई कोर्ट्स हैं? तो पाकिस्तान के 5 हाई कोर्ट्स हैं। सलमान कोट इज द ओल्ड नेम ऑफ। सलमान कोट जो है वो पुराना नाम है किसका? कोयटा का, मुल्तान का, लाहौर या सियालकोट का? तो सही ऑप्शन है इसका सियालकोट का पुराना नाम सलमान कोट है, कार्ड कोट था। हु वाज द फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ पाकिस्तान? FM खान जी है वो हमारे फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ पाकिस्तान। क्वेश्चन नंबर 8 है द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत बिगन ऑन। पहली पानीपत जंग हुई तो कब स्टार्ट? तो अप्रैल 21 1525। तो सही था अप्रैल 21 1526 में पानीपत की जो लड़ाई है, जंग है, वो स्टार्ट हुई थी। सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत बिगिन टू। जो सेकेंड जंग हुई पानीपत की वो कब हुई थी स्टार्ट? 5 नवंबर 1554 या 5 नवंबर 1555। सही ऑप्शन है जी इसका 5 नवंबर 1556। 5 नवंबर 1556 को सेकंड जो है जंग हुई थी पानीपत की स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 10 है द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत बिगेन टू। बैटल जो है वो स्टार्ट हुई पानीपत की जनवरी 14 1761 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी द हाईएस्ट सिविल अवार्ड ऑफ पाकिस्तान। हाईएस्ट जो सबसे बड़ा अवार्ड है पाकिस्तान का वो क्या है? निशाने मिराज, निशाने सदारत, निशाने हैदर, निशाने पाकिस्तान। तो सबसे बड़ा जो अवार्ड है वो निशाने पाकिस्तान है। क्वेश्चन है जी व्हाट इज द एब्रीविएशन ऑफ नादरा? नादरा का एब्रीविएशन क्या है? नादरा का एब्रीविएशन है नेशनल डिबेट्स एंड रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन है जी व्हाट इज द नेशनल जूस ऑफ पाकिस्तान? पाकिस्तान का नेशनल जूस कौन सा है? मैंगो जूस है, ऑरेंज जूस है, एप्पल जूस है, शुगर कैन जूस है। तो ये शुगर कैन जूस यानी गन्ने का रस जो है हमारा कौमी जूस कहलाता है। नेक्स्ट है जी खालिदास वाज फेमस पोएट ऑफ डैश लैंग्वेज। खालिदास जो थे वो कौन सी लैंग्वेज की फेमस पोएट थी? तो इसका सही ऑप्शन है संस्कृत की। संस्कृत एक लैंग्वेज थी। आसार कदीमा में हमने पढ़ा था, हड़प्पा का जब पढ़ा था केवल मोहनजोदड़ो के हवाले से और हड़प्पा का जब हमने पढ़ा था ना उसमें संस्कृत की भी हमने रीडिंग की थी तो उसमें मौजूद था ये क्वेश्चन भी।
क्वेश्चन नेक्स्ट है जी, विच प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान हैज नो डेजर्ट? कौन सा सूबा है पाकिस्तान का जिसमें के सहरा नहीं है? सिंध, पंजाब, बलूचिस्तान, केपी के। तो केपी के में कोई डेजर्ट यानी सहरा मौजूद नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, विच पोइट इज नोन एज रूमी ऑफ कश्मीर? कौन से शायर को कश्मीर का रूमी कहा जाता है? तो इसका सही ऑप्शन है मियां मोहम्मद बख्श को जो है वो रूमी ऑफ कश्मीर कहा जाता है। यूसुफ जुलेखान इज अ लव स्टोरी ऑफ लैंग्वेज। यूसुफ जुलेखान जो है वो कौन सी स्टोरी है, कौन सी लैंग्वेज में है? तो ये जो है हमारी पंजाबी लैंग्वेज की जो है मशहूर स्टोरी दास्तान है। नेक्स्ट क्वेश्चन जी, हु वाज द फर्स्ट वाइफ ऑफ कायद आजम? कायद आजम की पहली बीवी का नाम क्या था? रतन बाई, एमी बाई या नन? तो एमी बाई जो है आपकी पहली वाइफ का नाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, where the Cunningham clock tower is situated? Cunningham टावर जो है वो कहाँ पर वाक़ है? तो ये वाक़ है पेशावर में। Ibrahim Lodi was defeated by Dash the first battle of Panipat in 1526। वो कहते हैं इब्राहिम लोदी जो है उन्होंने डिफीट किया किस फर्स्ट बैटल जो पानीपत 1526 में हुई थी उससे किसको किया था? बाबर से। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, अहमदीस वार डिक्लेयर्ड नॉन मुस्लिम्स इन। अहमदीस जो है वो डिक्लेयर्ड हुआ नॉन मुस्लिम इन 1974 में। When the first census was held in the subcontinent, कब जो है फर्स्ट सेंसस जो है सब कॉन्टिनेंट का हेल्ड हुआ था? वो हुआ था 1881 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, व्हिच इज द लार्जेस्ट कैनाल इन पाकिस्तान? लार्जेस्ट कैनाल पाकिस्तान की कौन सी है? तो ये है जी हमारी नारा कैनाल। What is the range of the enhanced variant of the Babar's cruise Babar cruise मिसाइल? बाबर क्रूज मिसाइल जो है उसकी रेंज कितनी है? तो यह है 700। न्यू वेरिएंट जो हुई है, इनहांस जो हुई है। हु बिल्ड चार मीनार? चार मीनार किसने बिल्ड करवाए? ये बिल्ड करवाए सुल्तान मोहम्मद कुली कुतुबुद्दीन कुतुब शाह ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द नेशनल हीरो ऑफ पाकिस्तान? पाकिस्तान के नेशनल हीरो कौन से हैं? क्या नाम है इनका? तो ये है हमारे नेशनल हीरो मोहम्मद बिन कासिम। ड्यूरेशन ऑफ नेशनल एंथम ऑफ पाकिस्तान इज। ड्यूरेशन जो है हमारे नेशनल एंथम यानी कौमी तराने का वो कितना है? 80 सेकंड का हमारा नेशनल एंथम होता है पाकिस्तान का। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, हाउ मेनी मेंबर्स इन द केपीके असेंबली? केपीके असेंबली के जो मेंबर्स हैं वो कितने होते हैं? 124। Who was the first वायसराय ऑफ इंडिया? वायसराय ऑफ इंडिया जो है वो पहले कौन थे? लॉर्ड कैनिंग पहले वायसराय थे। क्वेश्चन नंबर 31 है, हु वाज द फर्स्ट पीएम ऑफ पाकिस्तान हैंग टू डेथ? कौन से फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे जिनको फांसी दी गई? तो वो थे जी जुल्फकार अली भुट्टो। क्वेश्चन नंबर 32 है, वर्किंग बाउंड्री इज द बॉर्डर बिटवीन पाकिस्तान एंड। वर्किंग बाउंड्री जो है जो पाकिस्तान के दरमियान मौजूद है वो कौन सी है? इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर। द फैज महल इज लोकेटेड इन। फैज महल जो है वो वाक़ है कहाँ पर? खैरपुर सिंध में। नेक्स्ट जो है, द सिंध हैरी कमेटी वाज फाउंडेड इन 1930 बाय। सिंध हैरी कमेटी जो है वो उसकी बुनियाद रखी गई 1930 में। किसने? जीएम सैयद ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, द नूर महल इज लोकेटेड इन। नूर महल जो है वो कहाँ पर वाक़ है? नूर महल जो है वो बहावलपुर में वाक़ है। इसका आंसर बहावलपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, विच इज द रेनियस्ट सिटी ऑफ पाकिस्तान?
जिस मतलब कि पाकिस्तान की कौन सी सिटी को रेनियर सिटी कहा जाता है, जहाँ बहुत ज़्यादा बारिश होती है, तो वो है जी मरी। सिंधु मुंजे शाह में, सिंधु मुंजे शाह में ये बुक का नाम है, सिंधी का बुक ऑफ सिंधी लिटरेचर है। इसे किसने लिखा था? सिंधी लिटरेचर की बुक का नाम है सिंधु मुंजे शाह में, तो ये जो है आमिर जलील ने लिखा था। इनके मुसन्निफ का नाम आमिर जलील है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीपल इन हाउ मेनी कैटेगरीज आर entitled टू सिक्योरिटी इन पाकिस्तान? कितने लोग कैटेगरीज में आते हैं, इंटाइटल होते हैं सिक्योरिटी ऑफ पाकिस्तान में? तो ये है जी 12। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नेम ऑफ अ बुक ऑन लाइफ ऑफ सर सैयद अहमद खान। उस बुक का नाम क्या है जो आप सर सैयद अहमद खान की जिंदगी के बारे में लिखी गई, लाइफ के बारे में? तो इस बुक का नाम है हयात जावेद। हयात जावेद में सर सैयद अहमद की पूरी लाइफ को बयान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, द स्वदेशी मूवमेंट वाज लॉन्च टू रिजर्व द, स्वदेशी मूवमेंट जो है वो लॉन्च हुई और रिजर्व रही पार्टीशन ऑफ बंगाल के लिए। पार्टीशन ऑफ बंगाल था इसका मेन पर्पस। फर्स्ट न्यूज़पेपर टू यूज द टाइटल, पहला न्यूज़पेपर जिसका टाइटल रखा गया कायदे आज़म वाज, वो कौन सा था? वो था जी डॉन डेली, इसका नाम था। क्वेश्चन नंबर 42 है, द बुक इंडियन मुसलमान्स पब्लिश्ड इन 1871 वाज रिटन बाय, पहली बुक इंडियन मुसलमान जो है वो पब्लिश हुई 1871 में, उसे किसने लिखा? तो उसने विलियम विल्सन हंटर ने लिखा था। क्वेश्चन नंबर 43 है, द फर्स्ट रेलवे लाइन इन पाकिस्तान वाज लेड बिटवीन विच सिटीज? फर्स्ट रेलवे लाइन जो बिछाई गई कौन सी दो सिटीज के दरमियान? कराची और कोटरी के दरमियान। ये दोनों ही सिंध के हैं सिटीज। विच इज द मोस्ट वाइडली यूज्ड इरिगेशन मेथड इन पाकिस्तान? तो ये है जी पेरिनियल कैनाल्स जो है वो मोस्ट इरिगेट करती है, इरिगेशन होती है पाकिस्तान की मेथड में। व्हाट इज टोटल एरिया ऑफ पाकिस्तान इन स्क्वायर किलोमीटर? कहते हैं टोटल एरिया कितनी है स्क्वायर किलोमीटर का? पाकिस्तान का टोटल एरिया बताना, रकबा बताना है, तो ये है 881913 किलोमीटर पर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन 46 नंबर पे है, हु हैड द शॉर्टेस्ट टेन्योर एज गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान? सबसे कम टेन्योर अरसा जो था गवर्नर जनरल का पाकिस्तान का, वो किसका था? तो कम अरसे के लिए का जो अरसा था जो गवर्नर जनरल का, उसमें सिकंदर मिर्जा का नाम आता है। सिकंदर मिर्जा का टेन्योर सबसे कम था। What was the main difficulty in making the constitution in Pakistan? मेन जो प्रॉब्लम या डिफिकल्टी, सख्त डिफिकल्टी पेश आई पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूशन के बनाने में, वो क्या थी? वो थी करप्ट एडमिनिस्ट्रेशन, प्रोविजनल गवर्नमेंट। इसमें जी देख लेते हैं, इसका सही ऑप्शन है द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिटवीन फेडरल एंड प्रोविजनल गवर्नमेंट्स, यानी किसकी तकसीम? पावर की तकसीम दो फेडरल और प्रोविजनल गवर्नमेंट्स में तकसीम करने के लिए, जो ये सबसे बड़ा डिफिकल्ट मरला था। क्वेश्चन नंबर 48 है, अंडर विच आर्टिकल गवर्नर रूल इज इम्पोज्ड in case of failure of constitutional machinery in the province? Under the article governor rule is imposed in case of failure of constitutional, तो इसका सही ऑप्शन है 234 machineries in the province, 234 sorry. Question number 49 है, which districts of Malakand division is known as Switzerland? कौन से डिस्ट्रिक्ट को मालाकंड के जो डिवीजन को जो है स्विट्जरलैंड का नाम दिया जाता है? वो स्विट्जरलैंड की तरह खूबसूरत है, तो वो जी नाम दिया जाता है हमारे सवात को। हमारे सवात को जो है वो क्या कहा जाता है? स्विट्जरलैंड। जी मैम जुवेरिया, प्रॉब्लम है कोई? नेक्स्ट क्वेश्चन जी 50 पर, ISPR स्टैंड फॉर, नहीं मैम, शायद कोई प्रॉब्लम नहीं है। ISPR जो है इस स्टैंड फॉर, यानी इसका मुखफ़फ़ इंटर सर्विस पब्लिक रिलेशन। तो ये 50 क्वेश्चन थे हमारे PST के हवाले से।
काफ़ी इम्पोर्टेंट थे जो बार बार रिपीट हुए, इनको मैंने सिलेक्ट किया था और यहाँ पर ये छोटा नोट टाइप बनाया था पीडीएफ में, इसको कन्वर्ट किया था मैंने। ये आपको मैं व्हाट्सएप कर दूँगी अभी। नेक्स्ट जो है हम अभी हमारे पास टाइम है तो हम जो है कुछ जीके के क्वेश्चंस भी जो है वो कर लेते हैं। सॉरी एक मिनट, मज़ीद कर लेते हैं। ये पास्ट पेपर है हमारा, ये भी ट्राई किया कि मैंने टोटली जो है ना पास्ट पेपर से ही सिलेक्ट करूँ सारा, ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। ये जनरल नॉलेज का है, चलिए जिसको देख लेते हैं। नंबर 1 क्वेश्चन है, दरियाए डैन्यूब किस मुल्क में तुलू होता है या निकलता है? तो ये इसका सही जवाब जो है वो जर्मनी है। क्वेश्चन नंबर 2 है, किस अमेरिकी रियासत में शुगर मैपल का रियासती दरख्त है और वो अमेरिका में मैपल शुगर पैदा करने वाला सरफहरिस्त जो है दरख्त है? तो वो है वर्मोंट। वर्मोंट जो है रियासत का नाम है। क्वेश्चन नंबर 3 है इसमें, किस मुल्क को इसकी सरजमीन पर पूरी तारीख में लड़ी जाने वाली लड़ाइयों की वजह से यूरोप का कॉकपिट कहा जाता है? तो ये बेल्जियम को कहा जाता है जी। क्वेश्चन नंबर 4 है, लीबिया का दारुल हुकूमत कौन सा है, उसका नाम क्या है? तो इसका नाम है तरब्लस। क्वेश्चन नंबर 5 है, फ्रांसीसी, जर्मन और रोमाश के अलावा स्विट्जरलैंड की चौथी सरकारी ज़बान कौन सी है? तो ये मैंने पहले भी लैंग्वेजेस में भी पढ़ाया था, ये दोबारा अगेन जो है इसमें रिपीट हो रहा है। ये इतालवी ज़बान जो है वो है फ्रांसीसी, जर्मन में। दुनिया का सबसे बड़ा कॉफी पैदा करने वाला मुल्क कौन सा है? यानी कॉफी जो हम लोग पीते हैं वो कौन सा मुल्क जो है बहुत बड़ी मिकदार में काश्त करता है? तो ये ब्राजील का मुल्क है। क्वेश्चन नंबर 7 है, दुनिया की पहली ज़ेरे ज़मीन ट्रेन 1863 में किस शहर में चलाई गई? तो ये 1863 में लंदन में फर्स्ट टाइम जो है ये ट्रेन चलाई गई थी। क्वेश्चन नंबर 8 है, इंसानी जिस्म में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं? तो इंसानी जिस्म में पसलियों के 12 जोड़े होते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, इथियोपिया से कौन सा मुल्क बहर अहमर से अलग हुआ? तो इसका सही ऑप्शन है यमन। क्वेश्चन नंबर 10 है, इटली के मरकजी बंदरगाह क्या है? इटली की मरकजी बंदरगाह जेनीवा है। क्वेश्चन नंबर 11 है, माउंट लॉगन किस मुल्क की बुलंद तरीन चोटी है? माउंट लॉगन जो है वो कनाडा की बुलंद तरीन चोटी है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी किस रियासत में है? ये न्यू जर्सी में है जी। कौन सा बड़ा है इस इन दोनों में से, ये नॉर्वे और फिनलैंड में से कौन सा बड़ा है? तो फिनलैंड जो है वो बड़ा है। 1865 तक सल्तनत इटली का पहला दारुल हुकूमत कौन सा शहर था? तो 1865 तक सल्तनत इटली का पहला दारुल हुकूमत ट्यूरन था। क्वेश्चन नंबर 15 है, एमीमीटर से क्या मापा जाता है? एमीमीटर जो है बरकी बहाव यानी बिजली को नापने का आला है जिसे एमीमीटर कहते हैं। गेंडे का सींग किस चीज से बना होता है? गेंडे के जो सींग होते हैं ना वो बाल से बने होते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, साबिक यूगोस्लाविया के अलावा कौन से 3 ममालिक की सरहदें यूनान से मिलती हैं? अल्बानिया, बुल्गारिया और तुर्की। क्वेश्चन नंबर 18 है, आबनाए फालक किन 2 ममालिक को अलग करती है? तो ये भारत और श्रीलंका को जो है अलग करती है। क्वेश्चन नंबर 18 है, ग किस अंसर की अलामत है? ये गैलियम की जो है अलामत है। अच्छा जी, नेक्स्ट है जी, ओ जो है वो एक यूनानी हरूफ तहजी में हर्फ है, इसके एब्रीविएशन क्या है? तो ये ओ जो है ओ मैक्रोन की अलामत है। क्वेश्चन नंबर 21 है, 16वीं और 17वीं सदी में पवाना क्या था? पवाना एक रक्स का नाम था, ये एक रक्स है, इससे पवाना कहा जाता था। ये 16वीं और 17वीं सदी में रक्स किया जाता था, उसके नाम को कहा जाता है।
क्वेश्चन नंबर 22 है जी, नेफ्रॉन इंसानी जिस्म में किस उज़ू के अफ़ाल की इकाई है? तो नेफ्रॉन जो है वो गुर्दे के अफ़ाल की इकाई है। क्वेश्चन नंबर 23 है, कदीम शहर तार्स किस मुल्क में है? ये तुर्की में वाक़ है। क्वेश्चन नंबर 24 है, दरिया खैबर किन दो ममालिक को जोड़ता है? ये अफगानिस्तान और पाकिस्तान को जोड़ता है। क्वेश्चन नंबर 25 है, न्यू इंग्लैंड पर मुश्तमिल 6 अमेरिकी रियासतों के नाम बताएं। इसमें जी है लाहौर, मेन, न्यू हैम्पशायर, वर्मोंट और मैसाचुसेट्स जो है इंग्लैंड पर मुश्तमिल 6 अमेरिकी रियासतें। क्वेश्चन नंबर 26 है, कौन सा मौसीकी का आला सांस छोड़ने और सांस लेने दोनों के जरिए बजाया जाता है? तो ये हारमोनिका है, ये मुंह उज़ू से जो है ये बजाया जाता है, और सांस जब लिया जाता है तब भी इससे जो है आवाज पैदा होती है मौसीकी की, और जब सांस छोड़ा जाता है तब भी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 है, ऑज़लिंग किस मुल्क के शुमाली हिस्से को कहा जाता है? ऑज़लिंग जो है लक्समबर्ग को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 28 है जी, नेपियर किस मुल्क का शहर है? नेपियर जो है न्यूजीलैंड के शहर है का नाम है। हाइलैंड का हुक क्या है? ये एक जी जनूब मशरकी नेदरलैंड्स में एक बंदरगाह का नाम है हाइलैंड का हुक। क्वेश्चन नंबर 30 है, दरियाए डोरो किन दो ममालिक के दरमियान सरहद का हिस्सा बनता है? तो ये स्पेन और पुर्तगाल का हिस्सा बनता है। क्वेश्चन नंबर 31 है, अजीम गुलाम झील किस मुल्क में है? ये कनाडा में वाक़ है। कौन से 6 ममालिक बहरे अस्वद से मुत्तसिल हैं? ये जी 6 ममालिक हैं, बुल्गारिया, जॉर्जिया, रोमानिया, रूस, तुर्की और यूक्रेन। क्वेश्चन नंबर 33 है, खटमंडू किस मुल्क का दारुल हुकूमत है? खटमंडू नेपाल का दारुल हुकूमत है। क्वेश्चन नंबर 34 है, खाना पकाने में इस्तेमाल होने वाला सोडा और टार्ट्रिक एसिड के बानी कार्बोनेट के मुरक्कब को क्या नाम दिया जाता है? जी इस मुरक्कब को बेकिंग पाउडर कहते हैं। AOL ये जो है कि इंटरनेट सर्विस फराहम करना है, इसका मतलब क्या है? अमेरिका ऑनलाइन, अमेरिका ऑनलाइन AOL। पेंसिलिन जो है वो किसने दरियाफ्त की? पेंसिलिन जो है वो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने इजाद की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, किस अंग्रेज मलका के हाथ पर एक इजाफी उंगली थी? तो छठी जो उंगली थी वो अंग्रेज मलका एन बोलेन की हैंड पर थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, है PT किस कीमती धात की अलामत है? तो ये प्लाटिनियम की अलामत है। क्वेश्चन नंबर 39 है, सहराए गोबी किन दो ममालिक तक फैला हुआ है? सहराए गोबी जो है चीन और मंगोलिया तक फैला हुआ है। क्वेश्चन नंबर 40 है, अमेरिका के अलावा दुनिया का वो वाहिद मुल्क कौन सा है जिसके मगरमच्छ मकामी है? तो ये चीन के मगरमच्छ जो है वो मकामी है। क्वेश्चन नंबर 41 है, बादलों की सबसे ज्यादा अक़साम कौन सी हैं? स्ट्रेटोक्यूमुलस या साइरस? तो इसमें जो है सबसे ज्यादा अक़साम साइरस की हैं। क्वेश्चन नंबर 42 है, लंबाई का कौन सा कदीम पैमाना बाजू की उंगली से कोहनी तक की लंबाई पर मबनी था? तो ये क्यूबिट जो है ना, क्यूब, ये जो पैमाना हमारा कदीम पैमाना था जो बाजू की उंगली से लेकर कोहनी तक नापा जाता था। क्वेश्चन नंबर 43 है, पहले जंग अजीम के बाद ट्रांसवानिया किस मुल्क का हिस्सा बना? ये रोमानिया का हिस्सा बना था। क्वेश्चन नंबर 44 है, शुमाली यूरोप में कौन सा समंदर है जिसकी सरहदें स्वीडन, फिनलैंड, पोलैंड और जर्मनी समेत कई ममालिक से हैं? तो ये बाल्टिक जो है ये समंदर है, ओशन है, जिसकी सरहदें इनसे मिलती हैं। क्वेश्चन नंबर 44 है, सड़क की सुरंग फ्रांस में पेलेरियन से इटली की
इंटरव्यूज तक किस पहाड़ के नीचे से गुजरती हैं? तो ये मोंट ब्लॉक है जिससे गुजरती हैं, मोंट ब्लॉक। समंदर किस समंदर का हिस्सा, बेरेंट्स समंदर जो है, बेरेंट सी जो है वो किस समंदर का हिस्सा है? तो ये आर्कटिक का हिस्सा है। क्वेश्चन नंबर 47 है, रिवर प्लेट के मुंह की दोनों तरफ कौन से दो ममालिक हैं? यानी ये रिवर प्लेट की तरफ सामने फ्रंट पर, तो ये है अरेंस्टाइन और यूरुग्वे। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी 48 पर कि एक अल्कलाइन पाउडर, जो क्विकलाइन पाउडर जिसे कहते हैं, जो दूसरे मवाद को मजबूती से गर्म करके हासिल किया जाता है, वो क्या है? तो ये है चाक। क्वेश्चन नंबर 49 है, सिर्फ इंग्लैंड में सबसे तवील दरिया कौन सा है? तो ये टीम्स है। टीम जो है सबसे लॉन्ग रिवर मौजूद है। क्वेश्चन नंबर 50 है, ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया की किस रियासत के साहिल पर वाक़ है? तो ये क्वींसलैंड की साहिल पर वाक़ है। क्वेश्चन नंबर 51 है, दरख्तों से हासिल होने वाले दूधिया स्याल का क्या नाम है जो रबड़ बनाने के लिए इस्तेमाल होता है? तो इसे लैटेक्स कहते हैं। एंटोमोलॉजी का मुताला क्या कहलाता है? एंटोमोलॉजी का मुताला कीड़ों का मुताला कहा जाता है, या हशरात भी कह सकते हैं। अमान का दारुल हुकूमत कहाँ है? अमान का दारुल हुकूमत उर्दन है। 54 पे है, बेसबॉल के खेल में हर टीम के लिए कितनी इनिंग्स होती हैं? बेसबॉल के खेल के लिए 9 इनिंग्स होती हैं। क्वेश्चन नंबर 55 है, कौन सा वाहिद ममालिया है जिसमें फाल परवाज की ताकत है, यानी वो उड़ भी सकता है? तो ये चमगादड़ चमगादड़ जो है वो मैमल में शामिल है। ये अपने बच्चों को दूध भी पिलाता है और साथ में इसमें उड़ने की सलाहियत भी मौजूद है। बादलों की कौन सी निचली सतह को आमतौर पर बारिश के बादल कहा जाता है? तो नम्स जो है वो कहा जाता है। हिंदुस्तान का सबसे लंबा दरिया कौन सा है? मैम नगीना, एक्सक्यूज मी, मैम नगीना। जी मैम, क्लियर है आपकी आवाज। मुझे 2 जी मिनट जी मैम। दीजिएगा प्लीज। ओके ओके। चलें जी, पार्टिसिपेंट ग्रुप में मैंने सेंड किया है अभी मैसेज, सीटें आ रही हैं, तो जरा अपनी तैयारी अच्छे से रखें। आ जाना खबर अपनी जितने मैं बता दूं, मतलब बंद कर दे, नहीं हो सकता। जी मैम, आ रही है आवाज? जी बिल्कुल क्लियर है, आप स्टार्ट करें। जी, क्वेश्चन नंबर 58 है, गर्म पानी में गिरने पर कौन सा धाती अंसर आग पकड़ने की खासियत रखता है? तो ये है सोडियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, साल का कौन सा महीना जो है खोलने के लिए लातीनी फेल से अपना नाम लेता है? तो वो है अप्रैल। क्वेश्चन नंबर 60 है, रोम किस दरिया पर खड़ा है? तो ये टाइबर दरिया के पास है मौजूद। क्वेश्चन नंबर 61 है, क्वांटास किस मुल्क की कौमी एयरलाइन है? क्वांटास जो है ऑस्ट्रेलिया की कौमी एयरलाइन का नाम है। क्वेश्चन नंबर 62 है, स्कॉटलैंड में सबका अनवर का क्या मतलब है? इसका मतलब है दरिया का मुंह। क्वेश्चन नंबर 63 है, किस अमेरिकी रियासत की आबादी सबसे कम है? तो अलास्का की आबादी जो है वो सबसे कम है। क्वेश्चन नंबर 64 है, किस काउंटी का नाम गार्डन ऑफ इंग्लैंड है? तो ये कैंट। क्वेश्चन नंबर 65 है, किस अफ्रीकी मुल्क को पहले फ्रांसीसी सूडान कहा जाता है? तो ये है माली। क्वेश्चन नंबर 66 है, असल में कौन सा खेल सॉकर इन वाटर कहलाता है? तो वाटर पोलो जो है वो सॉकर इन वाटर कहलाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 67 पर, पैमाइश की कौन सी इकाई अरबी कैरात से माखूज है जिसका मतलब है बीज? ये जी है कैरेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, कौन सा इतालवी शहर असल में 7 पहाड़ों पर बनाया गया था? तो ये है रोम। नाफी का मुखफ़फ़ क्या है? ये है जी बहरिया फौज और फजाइया के इदारे का नाम है, तो ये उसमें आपको मैं सेंड कर दूंगी। क्वेश्चन नंबर 70 है, डोलोमाइट किस धातु का एसिड है? ये मैग्नीशियम का एसिड है। क्वेश्चन नंबर 71 है, मनामा किस मुल्क का दारुल हुकूमत है? मनामा जो है बहरीन का दारुल हुकूमत है। 72 है, बर्लिन किस दरिया पर खड़ा है? तो बर्लिन जो है वो दरिया हजूम पर खड़ा है, मौजूद है, वाक़ है। क्वेश्चन नंबर 73 है, 1656 में क्रिश्चियन ह्यूगेनिस ने किस किस्म की घड़ी इजाद की थी? तो इसने जो है वो पेंडुलम घड़ी जो है वो इजाद की थी। क्वेश्चन नंबर 74 है, दुनिया का सबसे खुश्क तरीन सहरा किस सहरा में है? ये अताकमा चिली में मौजूद है। क्वेश्चन नंबर 75 है, दुनिया का सबसे नमकीन समंदर कौन सा है? तो सबसे नमकीन समंदर बहरे अहमर है। क्वेश्चन नंबर 76 है, और सबसे कम नमकीन कौन सा है? वो बहरा बाल्टिक, जिसमें नमकियात कुछ कम है। 1979 में अमन का नोबेल इनाम किस रहबा ने जीता? तो ये मदर टेरेसा ने जीता था। 78 है, स्नोकर में गुलाबी गेंद के कितने पॉइंट्स हैं? तो इसमें 6 पॉइंट्स होते हैं। क्वेश्चन नंबर 79 है, टाइम मैगजीन ने किस साइंसदान को सदी का फर्द करार दिया? तो ये अल्बर्ट आइंस्टाइन को जो है ना वो इस टाइम मैगजीन किस सदी का फर्द करार दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 80 है, मॉनिटर किस किस्म की मखलूक है? ये छिपकली नुमा। क्वेश्चन नंबर 81 है, कौन सी तबी खसूसियत बच्चों के मसाइल और बीमारियों से मुतालिक है? अतफाल जो है वो बीमारियों बच्चों की बीमारियों से मुंसलिक है। सांता मारिया में किस ने सफर किया? क्रिस्टोफर कोलंबस ने सफर किया था। क्वेश्चन नंबर 83 है, मरने के बाद जिस्म के अकड़ने को क्या नाम दिया जाता है? इसको स्ट्रॉन्ग मोर्टिस या सख्त मोर्टिस कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 84 है, कौन सा मुल्क पहले मलागासी जमहूरिया के नाम से जाना जाता था? तो ये मडगास्कर। क्वेश्चन नंबर 85 है, अदीस अबाबा किस मुल्क का दारुल हुकूमत है? तो ये इथियोपिया का दारुल हुकूमत है। क्वेश्चन नंबर 86 है, शुमाली अफ्रीका के किस शहर के नाम का लफ्जी मतलब है सफेद घर? तो यह है कासाब्लैंका। क्वेश्चन नंबर 87 है, डॉग फिश किस किस्म की मछली की एक छोटी किस्म है? ये डॉग फिश जो है शार्क की छोटी किस्म है। दूसरी जंग अजीम के बाद कौन सा एशियाई मुल्क 38वीं मुतवाजी तौर पर तकसीम हुआ? ये कोरिया। क्वेश्चन नंबर 89 है, सरमाई ओलंपिक्स इवेंट का क्या नाम है जो क्रॉस कंट्री स्कीइंग और शूटिंग को यकजा करता है? तो ये है बायथलॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, किस अमेरिकी साइंस फिक्शन मुसन्निफ ने फ़ारेनहाइट 451 लिखा? तो ये रे ब्रैडबरी ने लिखा था। मिस रगीना, टाइम हो गया है क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास 8-9 ही है। 2 मिनट रह गए हैं, आप 2 मिनट रह गए हैं, आप बेशक ऑफ कर लें। 2 मिनट। नहीं, मैं इसको कवर कर लेती हूँ। क्वेश्चन नंबर 91 है, किस ताकतवर अफीम का तकनीकी नाम डायमोरफिन है? तो ये है हीरोइन। एक आम सेट में कितने डोमेन्स होते हैं? एक आम सेट में 28 डोमेन्स होते हैं। कार्टूनिस्ट कौन था वो जिसने जो है हैटमैन को तख्लीक किया? ये बॉब केन था जिसने हैटमैन को तख्लीक किया था। ये कार्टूनिस्ट का नाम है। क्वेश्चन नंबर 94 है, एरोफोबिया उड़ने का खौफ है, एरोफोबिया खुली जगहों का खौफ है, एक्रोफोबिया किस चीज का खौफ है? तो ये बुलंदियों का खौफ है। जो लोग बुलंदियों से डरते हैं इसको एक्रोफोबिया कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 95 है, कंप्यूटिंग में एक मॉड्यूलेटर डेमोलेटर आमतौर पर कैसे जाना जाता है? तो ये मोडेम के नाम से जाना जाता है।
क्वेश्चन नंबर 96 है कि किस किस्म के मवाद को ड्रिल करने के लिए एक औजार बट इस्तेमाल किया जाता है, तो ये लकड़ी। क्वेश्चन नंबर 97 है व्हील बैरो का कौन सा हिस्सा फिल्क्रम है, व्हील बैरो का कौन सा हिस्सा फिल्क्रम है, तो ये पहिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वो कौन सा आला है जिसमें वर्नियर यानी छोटी लंबाई का तयन करने के लिए इस्तेमाल होता है, तो ये कैलिपर कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 99 है रिप या चेन और बैंडकन आलात, रिप, चैन और हैंडकन आलात की अकसाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाथ से पकड़े गए कैलकुलेटर की इजाद से पहले इंजीनियर और साइंसदानों के लिए कौन सा कैलिबर टूल मयारी टूल था, वो था स्लाइड का उसूल। तो ये 100 क्वेश्चन थे, ये कंप्लीट हो गए। मेरे ख्याल में टाइम भी कंप्लीट हो गया मिस नगीना। जी मैम कंप्लीट हो गए। चले बाकी जो है मैं थोड़ी देर करके ना सारा जो भी मटेरियल है वो मैं शेयर कर दूंगी ग्रुप में। बाकी किसी को कोई क्वेश्चन पूछना हो तो वो भी व्हाट्सएप ग्रुप में ही पूछ सकते हैं। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।